आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का एक और चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चैप्टर से भी आपके प्रॉब्लम्स बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलते हैं, वो भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। अगर आप एमसीक्यू की बात करें तो यहाँ पे जो एमसीक्यू में प्रॉब्लम पूछा जाता है वो आप देखेंगे, आप पीवाईक्यू पेपर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे बच्चा, तो वहां से आपको मिलेगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जिनकी दीवानगी अपने बेटा कामों के प्रति होती है, अपने लक्ष्य के प्रति होती है, उनको सफलता से एक दिन 2-4 यानी उनकी आंखें 2-4 तो होती ही है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ बेटा हम लोग भी लगे रहेंगे, एक ना एक दिन हम लोग भी अपने जो हमारा टारगेट है उसको हम लोग अचीव कर लेंगे। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली हमें 3 बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सा? क्या उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी y का टर्म है, क्या उसमें dy बाई dx वाला टर्म है या नहीं है। अगर dy बाई वाला dx वाला टर्म नहीं होगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ठीक, याद रखिएगा, मैक्सिमम डेरिवेटिव के पावर को ही डिग्री हम लोग कंक्लूड करेंगे अपने आंसर के लिए, यही हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम डेरिवेटिव का जो पावर होगा वही हमारा डिग्री कहलाएगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है, जबकि जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। आर्बिट्री कांस्टेंट होता है कहां पर? जनरल सॉल्यूशन में। और पर्टिकुलर वाले केस में आर्बिट्री कांस्टेंट को हमको हटाना होता है, रिमूव करना होता है अपने आंसर। बच्चे पूछते हैं कि कहां से पूछा जा सकता है केस बेस्ड स्टडी, जो हमारे पास केस स्टडी वाले प्रॉब्लम होते हैं कहां से पूछे जा सकते हैं सर, किस चैप्टर से आ सकता है? तो देखिए बेटा, पूछने को तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछ सकता है, एओडी से पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी का तो पार्ट फिक्स है। ठीक, हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है सभी के। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का एक और चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 के बच्चों की ये 9th चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर से भी आपके प्रॉब्लम्स बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलते हैं, वो भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। अगर आप एमसीक्यू की बात करें तो यहाँ पे जो एमसीक्यू में प्रॉब्लम पूछा जाता है वो आप देखेंगे, आप पीवाईक्यू पेपर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे बच्चा, तो वहाँ से आपको मिलेगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। लगभग आपने देखा होगा हर साल ऐसा प्रॉब्लम आया हुआ होगा, वो भी किससे रिलेटेड? जो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम जरूर पूछा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिहाज से देखा जाए, और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दैट मीन्स जेई मेंस और एडवांस की बात करते हैं तो मेंस में भी इसके एक आध 2 प्रॉब्लम और एडवांस में भी 2 से 3 प्रॉब्लम। आप देखिए एडवांस का पेपर, तो उसमें आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात किया जाए तो वहाँ आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। आइए हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। पहले इसके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है बेटा। हाँ, तो जो जिनकी दीवानगी अपने बेटा कामों के प्रति होती है, अपने लक्ष्य के प्रति होती है, उनको सफलता से एक दिन 2-4 यानी उनकी आंखें 2-4 तो होती ही होती हैं। ठीक है, तो इसी आशा और विश्वास के साथ बेटा हम लोग भी लगे रहेंगे, एक ना एक दिन हम लोग भी अपने जो हमारा टारगेट है उसको हम लोग अचीव कर ले जाएंगे। हमारा टारगेट क्या है? क्लास 12 की बात किया जाए तो बोर्ड एग्जामिनेशन में 90+ मार्क्स। हर बच्चा सोच रहा होगा कि मेरे 90-95% मार्क्स आ जाए, तो बेटा मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। चलिए बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन की कहानी तो आप सभी लोग जानते हैं बेटा, कुछ भी इक्वल्स टू में होना चाहिए। इक्वल्स टू 0 है, इक्वल्स टू कुछ नंबर्स है, तो ऐसी कुछ कहानी जिसके इक्वल्स टू में कुछ दिया हो वही क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो एक बात जान लीजिए, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, कब हम कहेंगे किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे? किसी भी इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे? आइए, छोटा सा लॉजिक है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल यहाँ पे लिखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, इक्वेशन इज अ इक्वेशन in which consist या कंटेन लिख लो आप, कंटेन 3 टर्म। कितने टर्म बेटा? which contains 3 टर्म। जो 3 टर्म क्या करता है? कंटेन करता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब वो कौन कौन से टर्म है जरा ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म होने चाहिए। किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन हम तभी कहेंगे
जब उसके पास ये 3 टर्म अवेलेबल होंगे। पहला क्या है, पहला हमारे पास है क्या होना चाहिए, एक तो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब बेटा x होना चाहिए, ठीक। साथ में एक हमारे पास क्या होना चाहिए, एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब आप सभी लोग जानते हैं बेटा y से है, एक हमारे पास x वाला टर्म होना चाहिए, एक हमारे पास y वाला टर्म होना चाहिए। और बेटा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पास बेटा क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म होना चाहिए जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसको हम लोग बेटा डिफरेंशियल कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमारे पास होना चाहिए, दैट मीन्स एक हमारे पास dy/dx वाला टर्म अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन आप देखिए और इसको डिफरेंशियल इक्वेशन आप तभी कह सकते हैं जब उसके पास ये 3 टर्म होने चाहिए। कौन कौन से बेटा, एक तो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम लोग x कहेंगे, एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए जिसे हम लोग y कहते हैं, और तीसरी बात हमारे पास एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब dy/dx होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का होना मस्ट है, तभी जाके हम लोग किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और एक खास बात, जो आपके डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर है, क्या है, जो आपके पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर है वो कैसी होनी चाहिए, वो बेटा पॉलिनोमियल की तरह होनी चाहिए। पॉलिनोमियल आप जानते हो, पॉलिनोमियल की कहानी तो आप सभी लोग जानते हो ना, कि वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो इसी तरीके से जो हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो आप यहाँ एक नोट में एक चीज़ जरूर लिख लीजिएगा कि जो हमारे पास क्या है बेटा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी कि dy/dx है, इसकी पावर कैसी होनी चाहिए, इसकी बेटा पावर जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। याद रखना, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देख रहे हो तो उसमें जो dy/dx की पावर है, जो डिग्री है, वो कैसा होना चाहिए, वो बेटा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, नहीं तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। मोटी मोटी बात क्या याद रखना है, इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली हमें 3 बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सा, क्या उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी y का टर्म है, क्या उसमें dy/dx वाला टर्म है या नहीं है। अगर dy/y वाला dx वाला टर्म नहीं होगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी, ठीक है। आइए इन सब चीज़ों के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उस एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं। एक हमारे पास है dy/dx प्लस में यहाँ पे हम लिख रहे हैं 4x इक्वल्स टू बेटा y, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है dy/dx इक्वल्स टू 3 sin x, ऐसा लिखा जा रहा है बेटा। थर्ड हमारे पास है dy/dx इक्वल्स टू 4, ऐसा। और यहाँ पे हमारे पास एक और है d2i/dx2 माइनस का 2x dy/dx और प्लस में y इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे एक फिफ्थ है dy/dx इक्वल्स टू a, वेयर a इज़ द आर्बिट्री कांस्टेंट। वेयर a क्या है, वेयर बेटा a हमारे पास है, a इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे a हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक। अब आपको ये बताना है अभी तक जो कुछ हमने सीखा है इसमें कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। चलिए यहाँ पे जरा ध्यान देखिए, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, क्या यहाँ पे आपके पास जो dy/dx की डिग्री है, क्या वो एक होल नंबर है, क्या वो एक होल नंबर है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होल नंबर है। क्या उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इन्वॉल्व है, तो आप बोलेंगे हाँ सर, यहाँ पे सारे कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जरा सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड प्रॉब्लम में देखिए
क्या सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है? हाँ सर, यहाँ पे जो आपके पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी डिग्री हमारी कितनी है बेटा? डिग्री हमारे पास 1 है, दैट मीन्स होल नंबर है यानी पॉजिटिव इंटीजर है। सेकेंड बात, क्या इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी क्या होगी? ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अब जरा थर्ड की बात करें बेटा। थर्ड में जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिग्री है, जो उसकी पावर है, क्या यहाँ पे 1 दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। और बेटा क्या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं यहाँ पे? नहीं है सर। अगर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं भी है तब भी आपकी क्या कहलाएगी? ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी डिग्री होल नंबर जस्ट लाइक ए पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट कर रहा है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर आ जाइए, ये भी आपकी क्या है? ये भी आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये देखिए जरा ध्यान से, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ध्यान से देखिएगा बेटा। देखो, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, यानी जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जाती है तो वहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट अलाउड नहीं होता है। उसको हम क्या करते हैं, अपने जो भी हमारे पास इक्वेशंस आई है उसको रिमूव करने का प्रयास करते हैं। जब तक कि आर्बिट्री कांस्टेंट किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट रहेगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी, वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। याद रखिएगा। तो आर्बिट्री कांस्टेंट आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखी जा रही हैं उसमें नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी बेटा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप प्रॉपरली ले सकते हैं। चलिए, अब इसके लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म की, जो कि इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए जरा, ऑर्डर क्या होता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर का मतलब है जो भी आपके पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, यानी कि जो आपका डेरिवेटिव हुआ है वो कितने टाइम्स हुआ है, किसी भी इक्वेशन को आपने कितनी बार डिफरेंशिएट किया है, वही उसका क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह दिया हुआ है, क्या बोला जा रहा है? देखिए, कहा जा रहा है हाईएस्ट डेरिवेटिव present in the DE is ordered of differential equation। हाईएस्ट कौन सा? हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन, जो भी आपके पास प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको आप कितनी बार डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, वही उस इक्वेशंस की क्या कहलाती है? ऑर्डर कहलाती है। वही डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या कहलाती है बच्चा? ऑर्डर कहलाता है। जैसे आपके पास यहाँ पर y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है? x का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे मिलेगा बेटा 2x। अगेन आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y बाई डी एक्स 2 इक्वल्स टू बेटा 2। ठीक है ना? अब ये क्या हो गया? यानी इस इक्वेशन को आपने 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है। क्या सर 3 बार नहीं कर सकते? इसको तो 3 बार भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है बेटा। करने के तो आप कर सकते हो, लेकिन वापस आते समय जब भी आप इंटीग्रेट करके वापस आओगे, रिवर्स प्रोसेस अपनाओगे, तो ओरिजिनल इक्वेशन मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन नहीं मिलेगी। क्यों? जैसे ही इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे, मान लीजिए किसी बच्चे की जिद है, नहीं नहीं हम तो सर इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, अच्छी बात है बेटा, आप डिफरेंशिएट कर दो। तो जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। अब दर्द यहाँ से उत्पन्न हो जाएगा। दर्द क्या उत्पन्न हो जाएगा कि अगर मान लीजिए आप वापस जाना चाहते हो ओरिजिनल इक्वेशन में, तो आपको इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो भैया मेरे यहाँ से वापस यहाँ आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसलिए वहीं तक हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी फंक्शन को, जहां से वापस अगर जाना हो तो वो वाला आपके पास इक्वेशन मिलनी चाहिए, उस कर्व की इक्वेशन आपको प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता। इसका मतलब इस इक्वेशन को हम सिर्फ 2 ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसलिए इस इक्वेशन का ऑर्डर, यानी अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात किया जाए, ये आपकी एक क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कितनी हो गई? 2 हो गया। यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव कितना
बार हुआ है, कितनी मैक्सिमम टाइम आपने क्या किया है, उसका डेरिवेटिव किया हुआ है, वही आपका कहलाता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखा हुआ है हाईएस्ट डेरिवेटिव, यानी मैक्सिमम कितनी टाइम आप डिफरेंशिएट कर पाए हो, वही क्या कहलाता है, वही आपका ऑर्डर। अगर इसकी बात किया जाए तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चा, इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। एक और छोटी सी बात आपसे पूछ रहा हूं, इन जनरल अगर आपसे कभी पूछा जाए व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ जीरो, अगर आपसे कभी पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx, इसका आंसर क्या होगा, तो लगभग बच्चे यही बताएंगे सर 0 होगा, 0 होगा, 0। आप लोग सोच के कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, लास्ट में इसको हम बताएंगे आपको कि 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है ना बेटा, याद रखना, इसको मैं बताऊंगा तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है। क्लियर हो गया। अगर जिन बच्चों को आता है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिए, जिनको नहीं आता है बेटा वो आराम से मेरे साथ बने रहिए। चलिए, अब हो गई बेटा ऑर्डर की, तो यानी कि ऑर्डर का मतलब हो गया हाईएस्ट डेरिवेटिव, जहाँ किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ पर क्या लिखा हो मैक्सिमम टाइम जिसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया हुआ है, वही हमारा क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाता है। ठीक है, इसके लिए हम अभी थोड़े एग्जांपल से समझेंगे ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है। पहले आप बेसिकली जान लीजिए बेसिक चीज़ क्या है। अब देखिए सेकेंड टर्म हमारे पास है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री का मतलब क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो भी पावर होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो भी पावर होगा। जैसे इसी एग्जांपल को ले लें, यहाँ पे अगर मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेटा, और आपके पास यहाँ पर एक ये ऐसा कुछ लिखा है, ऐसा कुछ लिखा हुआ बेटा, आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर ऑर्डर कितना है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यानी कि एक बार ही डिफरेंशिएट हुआ है बेटा, एक बार डिफरेंशिएट हुआ है तो इसका ऑर्डर बेटा 1 है, बट डिग्री कितनी है, तो डिग्री का मतलब बेटा पावर देखी जाती है। ठीक है ना, क्या देखेंगे हम लोग, पावर। तो होल पावर कितना है इसका, होल पावर इसका बेटा 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री भी कितनी है, 1 है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, अगर इसकी बात किया जाए इसका होल पावर भी कितना है, 1 है, तो इसका ऑर्डर बेटा हमारे पास 2 होगा और डिग्री हमारे पास 1 होगी। ठीक, याद रखिएगा मैक्सिमम डेरिवेटिव के पावर को ही डिग्री हम लोग कंक्लूड करेंगे अपने आंसर के लिए, यही हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम डेरिवेटिव का जो पावर होगा वही हमारा डिग्री कहलाएगा। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है d2y/dx2 प्लस में 3 इंटू dy/dx का होल पावर 4 इक्वल्स टू बेटा 6 लिखा हुआ है। ठीक है, और एक और प्रॉब्लम यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है d2y/dx2 प्लस का 1 और ये बेटा अंडर रूट इक्वल्स टू बेटा dy/dx की होल पावर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिग्री एंड ऑर्डर, क्या पूछा जाए, डिग्री एंड ऑर्डर पूछा जाए, तो याद रखिएगा पहले प्रॉब्लम में जरा ध्यान से देखिए, हम डिग्री किसका यूज करेंगे, किसके लिए हम लोग डिग्री बोलेंगे बेटा, तो डिग्री हम लोग हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर वाले को ही बेटा लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए इसकी होल पावर कितने लिखी है, 1, जबकि यहाँ पे होल पावर कितना लिखा है, 4, तो क्या इसकी डिग्री 4 होगी, नहीं सर, इसकी डिग्री अगर जो बच्चा 4 कह रहा है तो उसकी डिग्री 4 नहीं होगी, इसकी डिग्री 4 नहीं होगी। डिग्री कौन सा वाला हम लोग बेटा लिखेंगे, कौन सा वाला डिग्री हमारे काम का है, हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पर किसका है, 2 का, यानी ऑर्डर आपके पास 2 हो गया, तो डिग्री भी कितनी होगी, डिग्री भी आपके पास 1 होगी। जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर वाले पावर को ही बेटा हम लोग अपने आंसर में डिग्री वाला फिल करेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया। डिग्री कितनी हो गई, 1, ऑर्डर कितना हुआ, 2। जरा यहाँ पर देखिए पहली बात तो ये आपके पास पॉलिनोमियल का फॉर्म नहीं है, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट लग गया है। क्या लग गया है, स्क्वायर रूट। और आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे बताया गया है कि भैया जो भी dy/dx है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे ये होल नंबर है, आप बोलोगे नहीं सर होल नंबर नहीं है, तो इसका पहले क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, d2y/dx2
और प्लस में बेटा आ जाएगा 1 इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा dy/dx का होल पावर 4। अब आपको बताना है डिग्री एंड ऑर्डर। तो अभी मैंने आपको समझाया कि डिग्री और ऑर्डर कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हाईएस्ट डेरिवेटिव देख लीजिए, ऑर्डर यानी कौन सा वाला हमें सबसे बड़ा मिल रहा है। तो ऑर्डर ये d2y/dx2 है या फिर dy/dx है। अरे इसको तो एक ही बार डिफ्रेंशिएट किए हो ना भाई, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे तो 2 बार डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन में ऑर्डर आपके पास 2 होगा, और जिसका ऑर्डर लिया, जिसका ऑर्डर बढ़ा, उसी की डिग्री ओवरऑल देखते हैं। तो इसकी डिग्री अगर हम ओवरऑल देखेंगे बच्चा, तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री हमारे पास 1 है। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो गया, ऑर्डर 2 डिग्री 1। ठीक है, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, जरा ध्यान से देखिए, वाइल कैलकुलेटिंग ऑर्डर आर डिग्री। क्या कैलकुलेट करते समय भाई, ऑर्डर या डिग्री को कैलकुलेट करते समय वी रिमूव फ्रैक्शनल डिग्री फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसा इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने किया है। तो जब भी आप ऑर्डर या डिग्री कैलकुलेट कर रहे हो, तो सबसे पहले अगर फ्रैक्शनल पावर आपको कहीं भी डिफरेंशियल इक्वेशन में दिखाई देती है, तो पहले आप उसको रिमूव करिए किसी भी तरीके से। स्क्वायर करके हो रहा है, क्यूब करके हो रहा है, पावर 4 करके हो रहा है, किसी भी तरीके से सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फ्रैक्शनल डिग्रीज हैं उसको आप हटाएंगे, जो फ्रैक्शनल पावर है उनको आप किसी भी तरीके से हटाएंगे, देन ऑर्डर एंड डिग्री कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। प्रॉब्लम में एक चीज़ और ध्यान रखना, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कभी भी बेटा याद रखना, कभी भी आपके पास साइन के आर्ग्यूमेंट में, यानी साइन के अंदर dy/dx, या बेटा कौन सा वाला, साइन के अंदर, कॉस के अंदर d2y/dx2, इसका मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर्ग्यूमेंट में नहीं होना चाहिए। क्या सर साइन के लिए? नहीं मेरे भाई, साइन के लिए, कॉस के लिए, सिमिलरली टेन के लिए, जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, टेन हो गया, सेक हो गया बेटा, सेक एक्स, और आपके पास कॉट एक्स हो गया, और इसी तरीके से कॉसेक एक्स, यानी कि एक्स के प्लेस पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर है तो वहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं होगी। हाँ, एक केस ऐसा होता है कि जहाँ पे हम इसको साइन को उस साइड भेजेंगे और तब जाके डिग्री वगैरह डिफाइन हो जाती है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। इन जनरल, जैसे एक प्रॉब्लम से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपके पास ऐसा आ गया, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है d2y/dx2 प्लस में 3 इक्वल्स टू साइन ऑफ dy/dx। अब आपसे किसी ने कहा कि इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए भैया, इसका क्या बताइए, ऑर्डर एंड डिग्री बताइए। तो ऑर्डर तो आपको बताया गया है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव को ही बेटा हम ऑर्डर कहते हैं, तो ऑर्डर तो सभी को 2 दिख रहा होगा। लेकिन अगर बात की जाएगी बेटा डिग्री की, किसकी बात किया जाएगा, डिग्री की, तो डिग्री बेटा आपने कहा था गुरुजी हाईएस्ट ऑर्डर वाले को ही डिग्री मानते हैं। लेकिन अगर कहीं पर साइन, कॉस, टेन, ई की पावर एक्स, लॉग, इस तरह के आर्ग्यूमेंट में अगर dy/dx आ गया है, तो वहां पर डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। डिग्री क्या होती है बेटा, नॉट डिफाइन। इस बात को आप कहीं पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इस तरह के सिचुएशन में हमारी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। कहाँ पर, अगर साइन का आर्ग्यूमेंट, कॉस का आर्ग्यूमेंट, टेन का आर्ग्यूमेंट, लॉग या पर ई की पावर, ऐसा कहीं पर अंदर आपके dy/dx दिखता है, तो वहाँ पर इन जनरल डिग्री डिफाइन नहीं होती है। ठीक, अब बच्चे सोचेंगे कि सर ये तो आप थोड़ा बहुत गलत बता रहे हो, क्यों? क्योंकि सर कहीं कहीं पर क्या होता है, वहाँ डिग्री डिफाइन होता है, ये लोग प्रेजेंट रहते हैं तब भी। हाँ बच्चा, ऐसा भी होता है। आप लोग पहले इसको ध्यान से लिख लीजिए कि अगर आपके पास साइन, कॉस, टेन, लॉग, ई की पावर में कहीं पर dy/dx, d2y/dx ऐसे टर्म दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो सर अगर ये है और तब भी डिग्री कैसे डिफाइन हो जाती है, उसके लिए भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये नोट हो गया। चलिए देखिए बेटा, वापस से उसी टाइप का प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आपके पास मान लीजिए ये 2 प्रॉब्लम लिखा है, d2y/dx2 प्लस का 3 इक्वल्स टू हमने लिखा था बेटा साइन, और यहाँ पे लिखा था dy/dx। एक प्रॉब्लम ये, और एक दूसरा प्रॉब्लम हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखना ध्यान से, साइन ऑफ
d2y बाई डी एक्स टू प्लस का 2 इक्वल्स टू बेटा मैं 4 लिख दे रहा हूँ या y लिख दे रहा हूँ, x लिख दे रहा हूँ, कुछ भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, x लिख दिया। अब दोनों के केस में हमें क्या बताना है, डिग्री और ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर तो 2 है बट डिग्री हमने क्या कहा है, नॉट डिफाइन। क्या है बेटा, नॉट डिफाइन, याद रखना। पहले वाले केस में, पहले वाले का आंसर है डिग्री, ऑर्डर हमारे पास 2 है और डिग्री हमारी नॉट डिफाइन है, ठीक है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें तो हम कहेंगे बेटा ऑर्डर इसका बेटा 2 है और इसकी डिग्री 1 है। अब आप तुरंत को करें, ये कैसे होगा गुरुजी? अभी तो आप कह रहे थे साइन के अंदर कोई भी ऐसा टर्म देखिए dy बाई डी एक्स या फिर d2y बाई डी एक्स टू, तो आप तुरंत कह दो कि डिग्री डिफाइन नहीं होती है, लेकिन आपने यहाँ पे लिख दिया डिग्री। हाँ बच्चा ध्यान रखिएगा, अगर आप साइन को इधर लेके जा रहे हो, साइन को क्या कर सकते हो, राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी साइड आप शिफ्ट कर सकते हो जो आपके पास साइन है, कॉस है, जो भी दिया हुआ है, और उसके अंदर शिफ्ट करने के बाद, जैसे मान लीजिए इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है, क्या कर रहा हूं, उधर भेज रहा हूं, तो आपको क्या दिखेगा, आपको साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है, दिखा। अब क्या जो आपने शिफ्टिंग किया उसके बाद क्या साइन के आर्ग्यूमेंट में ऐसा कुछ टर्म आया, क्या डिफरेंशियल कोफिशिएंट वापस से आई, शिफ्ट करने के बाद क्या वापस से डिफरेंशियल कोफिशिएंट साइन के आर्ग्यूमेंट में आया, नहीं आया ना। तो अगर आपके पास कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन दिखाई देता है कि आप इसको ट्रांसफर करेंगे और वो d2y बाई डी एक्स टू या dy बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट से फ्री हो जा रहा है, कौन, आपका साइन, कॉस, टेन, लॉग, ई की पावर, एक्सपोनेंशियल, जो भी है, तो वहां पे ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइन हो जाती है। पहले वाले प्रॉब्लम में अगर आप क्या करते, इस साइन को स्विच करते, इधर लेते, इस साइन को स्विच करके इधर लाते, तो भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट था फिर से d2y बाई डी एक्स टू आ जाता, ठीक है बेटा, फिर से क्या आ जाता, d2y बाई डी एक्स टू आ जाता, वहां पे कोई फायदा नहीं होता। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको यहाँ भेजा नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया कि इसके लेफ्ट साइड में भी वही वाला टर्म है ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाला ही टर्म है, तो कोई फायदा नहीं होता। लेकिन इसके राइट साइड में डिफरेंशियल कोफिशिएंट का कोई टर्म नहीं था, इसलिए इस साइन को हम लोग उधर ले जा सकते हैं, और इस सिचुएशन में हमारे पास ऑर्डर कितना हुआ, 2, और डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। तो समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। इस तरह का प्रॉब्लम बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑर्डर एंड डिग्री से रिलेटेड पूछा जाता है, ऑर्डर एंड डिग्री से रिलेटेड इस तरह का प्रॉब्लम आपको दे देगा और पूछेगा बेटा, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया बेटा? ओके, चलिए नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए कुछ लिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिए, एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, d2, मैं वापस से लिख दे रहा हूँ, अगर कोई समस्या है तो d2y बाई बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है डी एक्स टू, प्लस में यहाँ पे लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स होल पावर कितना 3 इक्वल्स टू बेटा साइन y। आपसे पूछ रहा है कि सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री, क्या पूछा जा रहा है, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे आपसे दो चीजें पूछ रहा है कि जो भी ऑर्डर एंड डिग्री आएगा उसका आपको सम बताना है, ठीक। चलिए बताते हैं हम लोग सम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया है कि हाईएस्ट ऑर्डर को आप सेलेक्ट करिए। हाईएस्ट ऑर्डर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी की आप डिग्री लगा दीजिएगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो 1 लगाइएगा, अगर कुछ दिया है तो अच्छी बात है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर आपके पास बेटा 2 होगा और इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। अगर दोनों का सम करेंगे तो सम करने पर आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड में 2023 में ये प्रॉब्लम पूछा गया है, ठीक है। अब आइए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में यहाँ पे लिखा हुआ है d2y बाई डी एक्स टू की होल पावर कितना दिया है 2, प्लस में हमारे पास बेटा दिया है dy बाई डी एक्स का होल पावर 3 इक्वल्स टू x साइन ऑफ dy बाई डी एक्स। और आपसे पूछ रहा है कि ऑर्डर एंड डिग्री आपको बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले ऑर्डर की बात करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर d2y बाई डी एक्स टू यानी कि डबल डेरिवेटिव यहाँ पे हुआ है, यहाँ तो सिंगल हुआ है। तो ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव हुआ होगा। तो ये हमारे पास ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। अब बात करेंगे डिग्री की। जरा ध्यान से देखिए कि डिग्री के लिए क्या साइन के अंदर dy बाई डी एक्स यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट टर्म आया, हाँ सर बिल्कुल आया। क्या इसको अगर आप चाहकर भी साइन को अगर इधर लेके जाएंगे
तो क्या इधर डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखा हुआ है? हाँ सर, इधर भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इस केस में इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइन हो जाएगी। यानी इस प्रॉब्लम में सिर्फ ऑर्डर 2 आएगा और डिग्री नॉट डिफाइन, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? डी इस क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा। यहाँ पे और प्रॉब्लम दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है रूट में 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर बेटा 2 इक्वल्स टू ए इंटू क्या दिया हुआ है? डी टू वाई बाई डी एक्स 2 की होल पावर 1/3 दिया हुआ है। जरा ध्यान से देखिए, अभी नोट में एक चीज लिखा हुआ था कि जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हो तो सबसे पहले डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर बेटा फ्रैक्शनल ही होनी चाहिए। यहाँ तो फ्रैक्शन में है तो सबसे पहले हम लोग इस पावर को हटाएंगे। हम क्या करेंगे? दोनों तरफ पावर 6 से, दोनों तरफ पावर इसकी 6 कर देंगे। तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 1/2, रूट हटाएंगे तो 1/2 होगा। और होल पावर कितना कर रहे हैं बेटा? 6 कर रहे हैं। इधर भी हम यही काम करेंगे, इसलिए ये पावर क्या हो जाएंगी? ये पावर जैसे ही हम लोग करेंगे होल पावर 6 दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से सारे फ्रैक्शनल पावर हट जाएंगे। इसको बेटा डिवाइड करिए, यहाँ 3 आ जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। तो क्या बन गया? 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और होल पावर हमारे पास आ जाएगा 3 इक्वल्स टू ए इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स 2 और होल पावर कितना हो जाएगा बेटा? 2। अब बात करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री की। किसकी बात करेंगे? ऑर्डर एंड डिग्री की। तो ऑर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। और यहाँ पर अगर हम डिग्री की बात करेंगे तो जिसका ऑर्डर ज़्यादा वही वाला पावर हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर इसी का तो ज़्यादा है तो इसका पावर कितना है? 2। तो ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2 हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का ये सल्यूशन होगा। समझ में आई बात? तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, ओके। चलिए एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास है, आपसे पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा। लास्ट वाला दिख रहा है बेटा ऑर्डर। ये क्या लिखा हुआ है? पावर में यहाँ पे 4 दे रखा है। यहाँ पे इसकी बात करें, ये 4 है और ये आपके पास 2 है। लिख दूँ बेटा? ये है आपके पास 4y अपॉन में डी एक्स 4 माइनस में साइन ऑफ डी टू वाई बाई में बेटा डी एक्स 2 इक्वल्स टू 5 दे रखा है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? ऑर्डर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? ऑर्डर। डिग्री डिफाइन नहीं होती ना, साइन के अंदर अगर आया है डी टू वाई बाई डी एक्स 2 डी वाई बाई डी एक्स, ऑर्डर पूछा जा रहा है। ऑर्डर तो डिफाइन होगा। ऑर्डर कितना होगा इसका? ऑर्डर इसका 4 हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व ऐसे करते हैं बच्चा। समझ में आ गई बात? याद रखना, इस टाइप के प्रॉब्लम एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए एक और हम लोगों ने रखा हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इसको आपको खुद से करना है। ठीक है, इसको आपको खुद से करना है और हर एक आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, नोट कर लिया बेटा? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए अब तक की तो कहानी हमारे पास ये हो गई, किससे क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। अब जो हम लोगों को पढ़ना है, सॉल्यूशन पढ़ने हैं। तो आप पहले ही ध्यान दीजिए, क्लास 10th में आप क्या पढ़ते थे? लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते थे। उसके बाद अभी आपने 12th में मैट्रिक्स पढ़ा होगा। मैट्रिक्स के मेथड से आपने इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाले हैं। तो इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालना तो आपको आता है, बट यहाँ पे इक्वेशंस नहीं है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो देखिए कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, पहले तो ये समझिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा 2 टाइप का सॉल्यूशन होता है। कितने टाइप का बेटा? देयर आर 2 टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इसका होता है बेटा जनरल सॉल्यूशन। क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन। ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारे पास होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या अंतर है, कैसे हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, ओके। चलिए समझते हैं बेटा इस बात को।
तो देखिए बेटा यहाँ पे दो टाइप का सोल्यूशन होता है, एक जनरल होता है और एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब ऐसे समझिए जैसे आपके पास दो शॉप है, एक आपके पास क्या है जनरल स्टोर है और एक आपके पास मेडिकल स्टोर है। तो जनरल स्टोर और मेडिकल स्टोर में अंतर क्या है आप लोगों को नाम से ही पता चल गया होगा। मेडिकल स्टोर का मतलब है एक पर्टिकुलर आइटम्स के वहाँ पर सिलेक्शन रखा गया होगा, यानी कि वहाँ पे दवाओं का सारा संग्रह है, यानी उस स्टोर पे दवा से रिलेटेड जो जो चीज़ें वहाँ पे रखी गई होंगी सारी मिल सकती हैं। लेकिन जनरल स्टोर पे क्या है, आपको खाने का सामान भी मिल जाएगा, आपको जो आपके पास कुछ क्रीम वगैरह है वो सारी मिल जाएंगी। तो बहुत सारे आइटम्स जनरल स्टोर्स पे रखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एक मेडिकल स्टोर है या फिर एक हॉस्पिटल है तो वो उसका बेटा क्राइटेरिया अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सोल्यूशन के केस में क्या है, जनरल सोल्यूशन का मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जो जनरलाइज फॉर्म में है, यानी किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी वो फैमिली ऑफ द कर्व को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे एक सोल्यूशन में लिखने जा रहा हूँ, ये हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू मान लीजिए x लिखा हुआ है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, तो ये dy इधर ही रहेगा और ये आपके पास हो जाएगा x dx। तो इसका इंटीग्रेशन y होगा, जबकि इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c हो जाएगा। अब क्या हुआ, अगर आप c की वैल्यू बदलते जाओगे, किसकी वैल्यू बदलते जाओगे बच्चा, c की वैल्यू अगर हम बदलते जाएं तो ये जो आपके पास कर्व आया है, जो एक आपके पास पैराबोला आया है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन बदलती चली जाएगी, ये कर्व की इक्वेशन क्या होगी, चेंज हो जाती है। c आपका 1 हो गया तो कुछ और होगा, c की वैल्यू 2 रख दो कुछ और आ जाएगा, c की वैल्यू 3 रख दो। तो ये जनरल फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, ये कर्व की एक जनरल फॉर्म है। लेकिन अगर यहीं पर कोई बच्चा क्या करे, इस तरह से उसको प्रॉब्लम दिया जाए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू बेटा x हो गया इधर मान लीजिए, और यहाँ बोला गया है x इक्वल्स टू 0 पर y इक्वल्स टू 1 है, x इक्वल्स टू 0 पर y इक्वल्स टू 1 है। तो अगर इसको वो सॉल्व करके क्या देखेगा, उसको जब वो सॉल्व करेगा तो आप उसको मिल जाएगा यही वाला फॉर्म। लेकिन अब यहाँ से क्या होगा, c को हटाना होगा, c को क्या होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करने का, हटाएगा। किसकी हेल्प से, जो आपके पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो देखो 0/2 प्लस का c, यानी c की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर कर्व आ गया, एक स्पेशल टाइप का यूनिक कर्व आ गया, किसके लिए, इस सिचुएशन के लिए। यानी कि मोटी मोटी बात याद रखिएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है, जबकि जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। कहाँ पर, जनरल सोल्यूशन के केस में, और पर्टिकुलर वाले केस में आर्बिट्री कांस्टेंट को हमको हटाना होता है, रिमूव करना होता अपने आंसर से। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चलिए ये तो आपके पास हो गया टाइप ऑफ सोल्यूशन। अब बेटा वेरीफाई वाला जो एक पार्ट है आपके एनसीईआरटी में, आपके पास जो भी दिया हुआ 9.2 शायद ऐसा कुछ है, तो इसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो इसका LHS है वो उसके RHS के बराबर होना चाहिए गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे पहला प्रॉब्लम दिया है कि वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, यहाँ पे y इक्वल्स टू हमारे पास दिया हुआ है e की पावर x प्लस का 1, इस तरह से y इक्वल्स टू दिया है, और आपसे कह रहा है इज ए सोल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स टू माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसी को आपको वेरीफाई करना। तो सबसे पहले इसका क्या करें, डिफरेंशिएशन कर दें बेटा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, e की पावर x, इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं बेटा। और अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू अगेन कितना आएगा, e की पावर x आएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड कह रहे हैं। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन से आप क्या करिए, माइनस कर दीजिए, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। जैसे ये दोनों इक्वेशंस को आप माइनस करेंगे, यानी कि d2y बाई डी एक्स टू को आप माइनस कर रहे हैं किसके साथ, dy बाई डी एक्स के साथ। तो इधर क्या होगा, इधर भी आपके पास e की पावर x माइनस e की पावर x आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा जैसे ही आपने माइनस किया तो क्या आपको रिजल्ट कितना आ गया, 0 आ गया। यही तो बेटा क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। यही इस प्रॉब्लम का इसको हमें दिखाना था कि जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है वो उसके राइट हैंड साइड के बराबर है। अब इसका भी वैल्यू कितना आया है,
इसका वैल्यू भी ई की पावर एक्स आया है और इसका भी वैल्यू कितना आया था, ई की पावर एक्स। अब दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या जीरो के इक्वल नहीं आएगा, यानी हैंस एल एच एस इक्वल्स टू क्या हो गया, आर एच एस ही तो हो गया, यानी वेरिफिकेशन हो गया बेटा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से वेरीफाई वाले प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, ये दिया हुआ है, अच्छी बात है। और आपसे पूछा जा रहा है, वेरीफाई करना है एक्स वाई डैश का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। वाई डैश का मतलब क्या है बच्चा, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसी को हम लोग को वेरीफाई करना है, ठीक। तो चलिए पहले हम क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन कर लें। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ बेटा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, कौन सा वाला रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले पूरा लिख ले रहा हूँ, देन इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, साइन x आपका पास एज इट इज हो जाएगा, प्लस में इस बार x बाहर रखेंगे और साइन का इंटीग्रेशन कितना मिल जाएगा, कॉस। यही आपका क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि y डैश। इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, इसी को बेटा हम y डैश भी कहेंगे, ठीक है। आइए अब वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई डैश की वैल्यू लिख देते हैं। तो एक्स वाई डैश की वैल्यू क्या है, दोनों तरफ x का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्या मिलेगा हमको, x साइन x और प्लस में आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और ये हमारा आ जाएगा कॉस x। ये हमें क्या मिल गया, ये हमारा आ गया है एक्स वाई डैश आ गया, ठीक। अब इधर वाला देखें पार्ट जरा, इसका एल एच एस आर एच एस देखें, ये तो एल एच एस हो गया। अब हम देखेंगे आर एच एस। आर एच एस में क्या लिखा, y प्लस एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक काम करिए, y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, किसकी वैल्यू रख दे, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कितनी दी ही बेटा, यहाँ हमारे पास था x साइन x और साथ में x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस में x साइन x का होल स्क्वायर, यही तो आ जाएगा। अब बेटा रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे, रूट के अंदर से किसको कॉमन करेंगे, एक्स स्क्वायर को। जैसे ही आप रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो बाहर बेटा आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, लिख लीजिए, x इंटू में x आ जाएगा और रूट के अंदर मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास हो गया x साइन x प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। तो देखा आपने, इसका राइट हैंड साइड यानी आर एच एस भी कितना आ गया, एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स के बराबर आ गया। जरा ध्यान से देखिए, जो हमारे पास रिजल्ट 1 मिला था वही क्या रिजल्ट 2 भी मिला है, यानी एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो गया है, हैंस वेरीफाई। ठीक है, क्लियर हुआ। वेरिफिकेशन का मतलब है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि शो दैट द फंक्शन दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ d2y बाई डी एक्स टू माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये इसका एक सोल्यूशन है, इसको आपको दिखाना है। चलिए दिखाते हैं बेटा। y इक्वल्स टू 17 e की पावर x प्लस a इंटू ई की पावर माइनस एक्स। पहला काम क्या है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। क्या करना है बेटा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 17 e की पावर x, यहाँ आएगा माइनस में a e की पावर माइनस एक्स। ये आपका हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। जो भी आपके पास इक्वेशन से दिया था उसका हमने कौन सा डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसी को बेटा अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू, ये बेटा 17 e की पावर x ही रहेगा। ये वापस से अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर x का तो e की पावर x ही होगा, लेकिन माइनस x का दोबारा करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा a e की पावर माइनस एक्स। अब एक काम करो बेटा, जैसा बोला गया है वैसा ही हम लोगों में रख दिया जाए। तो यहाँ से देखिए सेकेंड इक्वेशन में अगर हम क्या करें, जो भी आपके पास प्रॉब्लम दिया था उसको माइनस कर दें, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, d2y बाई डी एक्स टू माइनस का y कर दें तो क्या देखें 0 आएगा। चलिए करके देखते हैं। तो ये आपके पास आया 17 e की पावर x प्लस a इंटू ई की पावर माइनस एक्स। ये तो हो गया आपके पास d2y बाई डी एक्स टू। अब करो y की वैल्यू कितनी थी,
तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 17 e की पावर x प्लस a की पावर a, ऐसा दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो ये सब आपस में कट जाएगा, तो हैंस LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा। यही आपको शो करना था, यही आपको दिखाना था। क्लियर है? तो इस तरह का प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 2 मार्क्स में, तो आप देख लीजिए, अगर आता है तो इसका मतलब आपकी किस्मत अच्छी है। ठीक है, चल एक और ये प्रॉब्लम आप खुद से करके देख सकते हैं बेटा। यहाँ पे क्या लिखा है, y इक्वल्स टू ax प्लस 2a स्क्वायर लिखा है। इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस। आप जैसा जैसा बोला जा रहा है, आप पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, फिर सेकंड ऑर्डर। ऐसा निकालना क्या नहीं, यहाँ तो सेकंड निकालना भी नहीं है यहाँ फर्स्ट ऑर्डर निकाल के स्क्वायर करिए, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करके फिर y की वैल्यू रख दीजिएगा, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखें, यानी कि वो आपका होमवर्क हो गया है। इसको बेटा हम लोग कर लेते हैं, आपको लगता है थोड़ा ये डिफिकल्ट तो इसको कर लेते हैं। तो ये y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, x साइन में कितना लिखा है 3x लिखा हुआ है। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ से मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा आपके पास साइन 3x प्लस में बेटा 3 भी बाहर आ जाएगा, 3x कॉस 3x। क्या ये बात समझ में आ गई? इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव समझ में आया आपको? हमने क्या किया, प्रोडक्ट रूल लगाया और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। प्रोडक्ट रूल लगाया और इसको हमने क्या किया बच्चा, डिफ्रेंशिएट कर दिया है। ठीक है, आइए अगेन डिफ्रेंशिएशन करें। क्या लिखेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलने वाला है, इसको लिखेंगे बेटा हम लोग d2y में कितना लिखेंगे, dx2 लिखेंगे। और ये साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है। और फिर से हम लोग क्या करेंगे, 3x का करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 कॉस में बेटा 3x प्लस इस 3 को बाहर करें और फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन करें, इस 3 को बाहर करें और फिर से अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, यानी क्या मिलेगा, cos 3x ही मिलेगा हमको। और वापस से बेटा यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा 3x साइन 3x। ठीक है बच्चा, इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास आ जाएगा d2y बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू 3 cos 3x प्लस में 3 cos 3x माइनस में आ जाएगा 9x साइन 3x। ये आपके पास आ गया है कौन सा वाला, ये आपके पास आ गया d2y बाई डी एक्स टू। अब आइए जरा ध्यान से देखिए क्या क्या बोला गया है, जैसा बोला जा रहा है वैसा ही हम लोग रखते हैं। यहाँ आपसे कहा गया है d2y बाई डी एक्स टू, इसकी वैल्यू रख देंगे, प्लस में 9y माइनस में 6 cos 3x, और ये सब किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा 6 cos 3x और यहाँ आ गया है माइनस में 9x साइन 3x। ये हमारा आ गया है कौन सा वाला बेटा, ये हमारे पास आया है d2y बाई डी एक्स टू आया है। क्या आया बच्चा, ये हमारे पास d2y बाई डी एक्स टू आ गया है। प्लस में 9 इंटू वाई रख दो, y कितना था, y हमारे पास x साइन 3x हो गया। ठीक, माइनस में 6 cos 3x एज इट इज रहेगा। अब देखिए ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, और ये वाला पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, आंसर हमारा 0 आ गया है, हैंस प्रूव्ड हो गया बेटा। क्लियर होगा, यही हम लोगों को दिखाना था, प्रूव करना था। समझ में आया? तो अगर वेरीफाई वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आसान है, जैसा बोला जा रहा है उसी तरीके से उसको आप ट्रीट करते जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है हाँ, अब बात आती है बेटा आर्बिट्री कांस्टेंट फाइंड करने का क्या तरीका होता है। ठीक है, इस तरह का भी प्रॉब्लम एग्जाम में आता है बेटा, तो इसके हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी टॉपिक इसका मिस मत करिएगा, स्टेप वाइज देखते जाइएगा कि कहाँ पर कैसा प्रॉब्लम आ सकता है। उसका हम लोग बिल्कुल बेसिक से आपको सिखा रहे हैं और उसका जो भी प्रॉब्लम बनता है एग्जामिनेशन में उसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। रूल टू फाइंड आर्बिट्री कांस्टेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। आर्बिट्री कांस्टेंट कैसे फाइंड होता है, कैसे पता कर सकते हैं कितने आर्बिट्री कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है बेटा, याद रखना एक छोटा सा रूल है इसमें, जिस भी इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, क्या बेटा, आर्बिट्री कांस्टेंट जो आपके पास होते हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट
कांस्टेंट इन इक्वेशन जो भी है, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नहीं, ऑर्डर ऑफ, ऐसा लिखिए, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बात याद रखिएगा, किसी भी इक्वेशंस में जितने नंबर ऑफ क्या होते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, वही क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। किसी भी इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, वही क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है बेटा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब सर आर्बिट्री कांस्टेंट कैसे फाइंड किए जाते हैं, उसके लिए बेटा हम लोग रूल देखेंगे। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है y इक्वल्स टू 2 sin x प्लस में 4, और आपसे पूछा जाए इसके पास कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक तो ये लिखा गया है, और एक दूसरा लिखा जाए y इक्वल्स टू c1 sin x प्लस में c2 cos x प्लस में यहाँ पे हमारे पास c3 sin x। ठीक है, इस तरह से लिखा जाए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो दो आपके पास दो इक्वेशंस दिया है, इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, तो जरा ध्यान से देखो बेटा, इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जो होगा, नंबर ऑफ जो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर 0 है। क्यों? क्योंकि सर ये तो फिक्स कांस्टेंट है। फिक्स कांस्टेंट समझ रहे? आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो वैल्यू को एक्सेप्ट कर सके। क्या 2 किसी और वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है? क्या 4 किसी और वैल्यू को रिप्लेस करके खुद कहेगा नहीं मैं 4 हूं और 4 कभी 40 के बराबर हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये तो कांस्टेंट है। ये कैसे है? ये तो प्योर कांस्टेंट है, ये हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट का क्या मतलब है, मान लीजिए आपके पास एक C1 है, C1 की वैल्यू 5 भी हो सकती है, C1 की वैल्यू 6 भी हो सकती है, C1 की वैल्यू 10 भी हो सकती है ना, होने को तो कुछ भी हो जाए, बट एक बार जो उसे दे दोगे वो एक्सेप्ट करके एकदम शांति से बैठ जाएगा। प्रभु ने जो दिया मस्त रहेगा, प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, कोई भी लोचा नहीं करेगा। ठीक है, पूरी इक्वेशन भर में कोई तबाही नहीं मचाएगा। एक बार जो भी C1 या C2 या C3 की वैल्यू आपने दे दिया, उसी के लोग वो प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, पराई स्त्री पर ध्यान नहीं देंगे। समझ में आ रही बात? हाँ, वो वाली कहानी है, जो भी है जैसा भी है प्रसन्न। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ जरा ध्यान से देखिए, इस वाले प्रॉब्लम में एक साथ लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि sin x था यहाँ पे। ठीक है, और प्लस में क्या है, c2 cos x हो गया। ठीक है, अब c1 प्लस c3 क्या दो अलग अलग आर्बिट्री कांस्टेंट है? हाँ बिल्कुल अलग अलग आर्बिट्री कांस्टेंट तो सर हैं, लेकिन जैसे ही ये आपस में ऐड होंगे, जैसे ही एक बार ऐड होंगे तो एक नया कांस्टेंट क्रिएट कर देंगे, एक नए टाइप का कांस्टेंट लेके आएंगे, यानी कि ये दोनों मिलकर एक कोई कांस्टेंट देंगे। ठीक, यानी ये इसका नाम k रख, और ये हो गया हमारे पास sin x और प्लस में c2 cos x। इसका मतलब अगर इस इक्वेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जो होगा बेटा वो कितने होंगे, सिर्फ 2 होगा। सिर्फ कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि जैसा दिया है वैसा ही बोलना नहीं है। जैसे यहाँ पे तो आपको 3 दिख रहे थे, ओरिजिनल इक्वेशन में ये C1 था, ये C2 था, ये C3 था, लेकिन जरा देखिए C1 और C3 के पास सेम नंबर्स है। कौन कौन सा वाला? sin x यहाँ भी है और sin x यहाँ भी है, तो sin x को अगर कॉमन करोगे C1 प्लस C3 मिल जाएगा। अब C1 प्लस C3 जुड़ के एक नया आर्बिट्री कांस्टेंट तैयार कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो हाँ, उसको हम लोग सिंगल एक आर्बिट्री कांस्टेंट यूज करेंगे, मानेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा एक आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे और एक आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे। इसका मतलब इस जो आपके पास इक्वेशंस आई है, इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर 2। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतनी ही इक्वेशन की ऑर्डर कहलाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, ये लेकिन जनरल सॉल्यूशन के लिए है बेटा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो कोई आर्बिट्री कांस्टेंट होता ही नहीं है।
तो अगर कभी भी ऐसा आ जाए कि हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन और फोर्थ ऑर्डर की है, तो बताइए उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं। सोल्यूशन एक बार दिया रहेगा पर्टिकुलर और एक बार दिया रहेगा जनरल। तो जनरल वाले में बेटा आर्बिट्री कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं, वहां काउंट करते हैं। पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आता है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देखिए प्रॉब्लम को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन, ध्यान देना बच्चा, जनरल सोल्यूशन की बात किया है, बहुत अच्छी बात है। तो जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, थर्ड, और इक्वेशन कैसा है, मतलब सोल्यूशन कैसा है। सोल्यूशन की बात करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है, जनरल है, जनरल सोल्यूशन है, ठीक है ना, जनरल सोल्यूशन। तो अगर जनरल सोल्यूशन है तो जो आपका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है ना, क्लियर है बेटा। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना दिया है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सर 3 दिया है ना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट भी कितने हो जाएंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट भी हमारे पास 3 ही आएगा। जो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या आएगा, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन यानी कि ऑप्शन नंबर डी होएगा। क्लियर हुआ बेटा। तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, यानी ऑप्शन क्या है, डी, यानी ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर इसका 3 होगा, थर्ड ऑर्डर का था ना। अच्छा, वो आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे, तो आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास 3 होंगे, ठीक, क्योंकि सलूशन कैसा था, जनरल सलूशन था। ओके, चले नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि ऑर्डर 4 है, ओके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सलूशन कैसा है, पर्टिकुलर सलूशन है। और अगर बेटा पर्टिकुलर सलूशन है, इफ, आप लोग लिख लीजिएगा, इफ सलूशन इज पर्टिकुलर, कौन सा वाला है, पर्टिकुलर सलूशन है, देन नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल्स टू कितना, 0, कितना बेटा, 0। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। वहां पे आपको कुछ ध्यान नहीं देना है कि क्या ऑर्डर दिया है, क्या ऑर्डर नहीं दिया है, उस पे आपको फोकस ही नहीं करना है। क्लियर है बच्चा, चलिए ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब आ गया बेटा हमारे पास मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो एक अलग अलग तरीका होता था। कौन कौन सा तरीका, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और अभी 12th में आपने एक नया तरीका सीखा है मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है ना, जिसमें क्या करते थे आप बेटा ए इनवर्स निकालते थे, फिर क्या होता था, बी के साथ मल्टीप्लाई होता था, तो एक्स वाई जेड आपके पास, जो आपके पास लीनियर इक्वेशन वाला याद आया ना, जिसमें हम एडजॉइंट वगैरह करके फिर इनवर्स निकालते थे। हाँ, तो आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके सीखे हैं। इसी तरीके से बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके होते हैं। कौन कौन सा मेथड होता है, आइए बेटा हम लोग इसको देखते हैं। तो देयर आर 3 मेथड्स जो आपको पढ़ने हैं। कितने मेथड पढ़ने हैं, 3 मेथड पढ़ने हैं। कितने बेटा, 3, ठीक है। कौन कौन से मेथड है हमारे पास, ध्यान से देखिए। हमारे पास बेटा 3 तरीके हैं, यानी 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारे पास है बेटा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। दूसरा हमारे पास होगा बच्चा कौन सा वाला, एक हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल हो गया, दूसरा है हमारे पास होमोजीनियस मेथड, और थर्ड है बेटा हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो याद रखिएगा ये हमारे पास 3 तरीके हैं, 3 मेथड है
डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके बच्चा? 3 तरीका। कौन कौन सा? एक तो हमारे पास है वेरिएबल सेपरेबल, एक दूसरा है हमारे पास होमोजीनियस, और तीसरा है हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो एक एक करके हम क्या करेंगे, इनके बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पहले हम लोग सॉल्व करते हैं किस टाइप की प्रॉब्लम को बेटा? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कैसे हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। देखिए जरा, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है, कैसा कोई प्रॉब्लम है सर? जैसे एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस में बेटा वाई डी एक्स इक्वल्स टू बेटा 0 दिया है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहला काम होगा, इसको आप डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में बनाइए। क्या करेंगे? इसको आप डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में बना दीजिए पहले तो जैसे ही आप बनाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स का स्क्वायर। बोलो ठीक है। अब क्या है, इसको हमें सॉल्व करना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है। तो वेरिएबल सेपरेबल ये कहता है कि भाई देखो, जो जिसकी चीज है उसको दे दो, जो जिसकी चीज है उसको दे दो। इसी में तो आजकल लड़ाई है बेटा, जो जिसकी चीज है उसको मिल नहीं रही है, तभी जाके इतनी दुनिया में किचकिच मची हुई है। अमेरिका अलग लड़ाई कर रहा है, उधर देखो रसिया अलग अपनी लड़ाई फाने हुए है बेटा यूक्रेन के साथ। इंडिया की लड़ाई इंडिया तो लेता ही नहीं, लेकिन देखिए छोटे छोटे उचकू मुचकू टाइप के जो देश है जो इंडिया से ही बने हुए हैं, वो बताओ, वही हाल हो गया ना बेटा। वो शेर के सामने बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है। बांग्लादेश कोई हैसियत नहीं है इंडिया के सामने, लेकिन देखिए अभी एक हिंदुओं को जला के मार दिया उन लोगों ने। ऐसे ही पाकिस्तान, तो वही हाल है ना, जो जिसका सामान है उसको नहीं देने की ही तो लड़ाई है। यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहता है कि भाई जो जिसका वेरिएबल है, जिस टाइप का वेरिएबल है, अगर आप दे सकते हो तो आप दे दीजिए और हमारी मेथड का यूज करिए और इंटीग्रेशन करके आंसर ला दीजिए। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। याद रखना y जो है डी वाई के साथ होना चाहिए, तो इसको पहले इधर लेके आएंगे। तो अगर इसको आप इधर लेके आ रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई वाई हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा माइनस डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक काम करिए, आप बेटा इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इंटीग्रेट कर दीजिए। अब जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है कि 1 बाई वाई का कितना हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा, इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन बेटा 1 बाई एक्स होगा, और प्लस में यहाँ पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोग सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे। अब क्या है, इसको अब बेटा बस ये अगर आप सिंप्लीफाई थोड़ा और करना चाहते हैं तो यहाँ लॉग हटाएंगे तो y इक्वल्स टू आ जाएगा e की पावर कितना, 1 बाई एक्स, और प्लस में साथ में c आ जाएगा। बोलो ठीक है। तो ये आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन हो गया। यानी हम लोगों ने किया वेरिएबल सेपरेबल, मतलब जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको अलग अलग सेपरेट सेपरेट दे दीजिए बेटा, ठीक है ना। डी वाई वाला मतलब y वाला डी वाई के साथ जाएगा, और जो आपके पास x वाले वेरिएबल है वो डी एक्स के साथ पहुंच जाएंगे, और फिर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल मेथड जहां तक पॉसिबल है तो पहले आप क्या करिए, पहले आप सिंपलेस्ट फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स में उनको कन्वर्ट करिए, फिर आप देखिए क्या उनको अलग अलग आप डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो, दे पा रहे हो, या फिर नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड की सहायता से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब समस्या एक और है, यहाँ पे देखिएगा। बच्चा आप चिल्लाने लगता है कि सर सी लिखे हैं बुक में, एनसीईआरटी में या किसी और बुक में आप देखेंगे लगभग लॉग सी लिखा होगा। ठीक है, तो उसमें भी कोई दर्द नहीं, यहाँ तक आप छोड़ दिए हैं तब भी आपको एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। लेकिन और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो इसे log y इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, और इसको बेटा प्लस में log c लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, log y माइनस में हो जाएगा आपके पास log c इक्वल्स टू 1 बाई एक्स हो जाएगा। और ये आपको याद होगा, ये आपके पास फॉर्म होता है कौन सा वाला, log m माइनस log n का होता है m बाई n, तो ये y बाई सी इक्वल्स टू 1 बाई एक्स हो जाएगा। अब आप log हटाएंगे तो e की पावर यहाँ y इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा y बाई एक्स, y बाई सी
y बाई सी इक्वल्स टू हो जाएगा ई की पावर 1 बाई एक्स, और c को उधर भेज देंगे तो y इक्वल्स टू सी इंटू ई की पावर 1 बाई, तो आपने देखा यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट माना जाता है बेटा, और अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो अति उत्तम है। अगर आपको समझ में आ गया है कि भाई देखिए अगर आपके पास log x आ रहा है, log y आ रहा है, तो c को भी log c ही हम लोग प्रिफर करते हैं, हम लोग लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे। ये सब एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, ये जस्ट लाइक एनसीईआरटी है। देखिए एनसीईआरटी में हमारे पास है, देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन, ठीक है ना, जनरल सोल्यूशन हम लोग को फाइंड करना है। क्या प्रॉब्लम है, y डी एक्स प्लस में x डी वाई इक्वल्स टू क्या दिया है, 0 दिया हुआ है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम हमने आपको सिखाया है कि डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में आप बना लीजिए किसी भी तरीके से, तो ये मिल गया। अब देखिए डी वाई एक तरफ हो गया और डी एक्स एक तरफ हो गया। अब y का सामान y के साथ भेजिए और x वाला x के साथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई बाई में आ जाएगा y इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बाई हो जाएगा आपके पास x। क्या इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई है। अब एक काम करिए, इनको इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए बेटा, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जैसे आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, डी वाई बाई वाई इक्वल्स टू माइनस टाइम ये आपके पास डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन बेटा log y इक्वल्स टू माइनस में log x, और यहाँ प्लस में हम जोड़ दे रहे हैं log का c। ध्यान दीजिएगा इस स्टेप को, ठीक है ना, ध्यान से 1 बाई वाई log y और 1 बाई एक्स log x प्लस में log c लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, तो यहाँ से आपको मिलेगा log y इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा log c अपॉन में x, ठीक। अब log से log क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो y इक्वल्स टू आपके पास आंसर क्या आएगा, c बाई एक्स, वेयर c क्या है, वेयर c इज़ द आर्बिट्री कांस्टेंट। ये क्या है आपके पास, आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। बस इसका ये जनरल सोल्यूशन था, इसलिए यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट आया है। अगर यही पर्टिकुलर सोल्यूशन होता तो हम जो भी कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग सी को रिमूव करना पड़ता, उसके अकॉर्डिंग सी को रिमूव कर नोट करना है बेटा, तो आप प्रॉपरली नोट कर लीजिए, ठीक। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलें बेटा। यहाँ पे हमें एक और प्रॉब्लम दिया हुआ है, यहाँ पे भी हमसे पूछा जा रहा है जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चले प्रॉब्लम को नोट करें। पहले क्या लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास है ई की पावर एक्स प्लस का वाई। अब बेटा क्या सर यहाँ तो अलग अलग हमको नहीं दिख रहा है, बच्चा थोड़ा इसको सॉल्व करो। क्या ई की पावर एक्स इंटू में ई की पावर वाई आप लिख सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि ए की पावर एम प्लस एन को क्या लिख सकते हो, आपने पढ़ा है ना इंडिसेस वाले पार्ट में, तो इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हो। अब बेटा डी एक्स को एक्स के साथ और ये जो आपके y वाला है डी वाई के साथ भेज दो, ये दोनों अपना प्रश्न, ठीक, अपना अपना पेयर लेके ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपके प्रश्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा e की पावर x और ये आपके पास हो गया dx। अब दोनों का करना है इंटीग्रेशन, इसको पहले आप ऊपर भेजेंगे e की पावर माइनस वाई और इधर हो जाएगा आपके पास डी वाई इक्वल्स टू ई की पावर x और ये आपके पास हो गया dx। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो यहाँ से मिलेगा माइनस ई की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू ई की पावर x और प्लस में साथ में आ जाएगा c। बोलो ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दर्द, यहाँ तक किसी को कोई दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस माइनस का उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ई की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टाइम ई की पावर x प्लस का c आ जाएगा बेटा, ठीक है। आप यहाँ से भी हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपको क्या करना है, ई अगर हटाना है तो लॉग लेना पड़ेगा। अगर आपने लॉग लिया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे आएगा आपके पास कितना, माइनस का, अगर आप लॉग ले रहे हैं तो माइनस का वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का वाई, बेस में ई रहेगा और ये आपके पास हो जाएगा लॉग विथ बेस ई और क्या माइनस टाइम ई की पावर x प्लस का c। इस माइनस से और मल्टीप्लाई करके आप चाहो तो इसको आप सॉल्व करके इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। इधर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का तो यहाँ माइनस हो जाएगा और इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का फाइनल सोल्यूशन ये हो जाएगा, ठीक है बेटा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, ज़रा ध्यान से देखिए, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन लॉग
लॉग क्या दिया है बेटा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy बाई डी एक्स दिया हुआ है इक्वल्स टू x माइनस का y दे रखा है। सबसे पहला काम हमारा ये है कि यहाँ से log को हटाना, क्योंकि log के आर्ग्यूमेंट में dy बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो इसको हटाते हैं तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस का y हो जाएगा, e की पावर x माइनस y हो जाएगा। अब फिर से वही पुराना काम है, अलग अलग इनको ब्रेक करना है बेटा, क्योंकि हमको यूज करना है वेरिएबल सेपरेबल। तो e की पावर x इंटू में हमारे पास e की पावर माइनस y हो जाएगा। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करें तो e की पावर y डी वाई यहाँ आ जाएगा और e की पावर x डी एक्स आपके पास यहाँ आ जाएगा। अब एक काम करिए, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा e की पावर y इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस का c। अब बेटा लॉग ले लीजिएगा, क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे हम लोग। तो जैसे ही लॉग लेंगे तो ये आपके पास y इक्वल्स टू लॉग और यहाँ आ जाएगा e की पावर x प्लस में c। तो ये क्या है, यही हमारा फाइनल आंसर है। यही हमारा क्या है बेटा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत कठिन तो नहीं है, पढ़ने में आपको अच्छा भी लग रहा होगा, काफ़ी आसान प्रॉब्लम होता है, बस समझने की देरी है। आप अच्छे से समझेंगे तो प्रॉब्लम आपको आसान लगेगा। बोर्ड लेवल में ऐसा कोई विशेष कठिनाई तो नहीं होती है, बच्चे हैं पढ़ते नहीं ध्यान से तो कहते हैं सब कठिन है। ठीक, आइए देखें क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछा जा रहा है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2y स्क्वायर और साथ में कह रहा है कि y की वैल्यू 1 तब होगी जब व्हेन x इक्वल्स टू 1 रखोगे भैया तब। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला काम हमने आपको सिखाया है, जो जिसका सामान उसको दे दिया जाए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ आपके पास dy बाई में कितना आ जाएगा x स्क्वायर और यहाँ आपके पास इंटीग्रेशन के साथ 2dx दिख जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन -1 अपॉन y हो जाएगा और इसका बेटा 2x और प्लस के साथ क्या आएगा, एक आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा। अब आप रखिए वैल्यू, अब यहाँ लिखिए व्हेन x इक्वल्स टू 1 देन क्या है, देन हमारे पास y की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ हो जाएगा -1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 और प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, c की वैल्यू सर यहाँ से -3 आएगा। अब इस इक्वेशन में रख दीजिए, क्योंकि हमको पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछा गया है। तो माइनस में 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 2x -3। अब एक काम करिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और y को उधर भेजिए। तो y इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा -1 अपॉन में 2x -3। माइनस का मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं आप, और नहीं तो आप ऐसा भी आंसर लिखेंगे तो वो भी आपका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चा। तो ये आपका क्या है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का पहला तरीका यानी वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड है, जिसका हम यूज करके इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें। तो यहाँ दिया है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू बेटा 3 इंटू ई की पावर 2x और प्लस में 3 इंटू ई की पावर 4x और डिवाइडेड बाई हमारे पास है ई की पावर x प्लस ई की पावर -x। ठीक है, ये चीज़ दे रखा है। एक काम आप करिए, यहाँ से पहले 3 तो कॉमन कर लीजिए। क्या कॉमन कर ले हम लोग बेटा, 3 को कॉमन कर ले, तो 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा। आपके पास क्या दिखेगा, आपके पास दिखेगा ई की पावर x का क्या दिखा बेटा, होल स्क्वायर प्लस ई की पावर x का होल पावर 4 दिख रहा होगा अपॉन में ई की पावर x प्लस ई की पावर -x ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा ही दिख रहा है ना आपके पास। आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से इसका सल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब आपको सोचना है कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्या हमको तरीका लगाना चाहिए। बेसिकली ये क्या है, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही तो है। अगर इसका फॉर्म इस तरह से आ गया है तो अब हमें कौन सा वाला मेथड लगाना है, अब हमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ही तो यूज करना है। dx को उधर भेज दीजिए, dx को क्या करिए इधर भेज दीजिए। तो यहाँ से क्या दिखेगा, dy इक्वल्स टू
3 और ये सारा आइटम जो आपके पास दिख रहा है e⁻² प्लस e⁻4x, ठीक है, और e⁻x प्लस e⁻−x, और ये आपके पास क्या दिख रहा है, dx दिख रहा है। इंटीग्रेशन ही तो करना है। चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए इसको बेटा, कांस्टेंट को बाहर निकाल के इंटीग्रेट कर दीजिएगा। समस्या यहाँ पे क्या होगी, जरा e⁻−x को बेटा बाहर निकाल लो, और बाहर निकाल के ऊपर भेज दो। e⁻−x को बाहर निकालें और बेटा कहाँ भेज दें, ऊपर भेज दें। तो देखिए क्या दिखेगा, ये आपके पास आ जाएगा y = 3 और यहाँ आएगा बेटा कितना, e⁻3x प्लस में e⁻ आएगा आपके पास 5x अपॉन में आपके पास आएगा e⁻2x प्लस का 1 और ये हो जाएगा आपका dx। क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब इसे इंटीग्रेट करना है। क्या करना है बच्चा, अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कोई रूल है आपके पास इसको इंटीग्रेट करने का? कुछ तो सोचो, बिना सोचे तो काम होगा नहीं। बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं, e की पावर यहाँ पे 3x आप कॉमन कर लीजिए। जैसे e⁻3x कॉमन करेंगे तो यहाँ आपको बचेगा 1 और यहाँ आपके पास कितना बच जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस e⁻ बेटा 2x। बोलो ठीक है। और ये हमारा dx, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए क्या मिलेगा, y = 3 × e⁻3x अपॉन में 3 आएगा और साथ में एक आर्बिट्री कांस्टेंट, ये इससे कट जाएगा। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा e⁻3x प्लस का c आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझा? कितना आसान प्रॉब्लम था। तो ये बेसिकली क्या है, अगर आपने फॉर्म को बना लिया उसके बाद तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है जो आपने काफ़ी पढ़ रखा है, तो उसका अगर यूज करोगे तो आपको ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, बेसिक इंटीग्रेशन तो आना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन आपको नहीं आता तो हम ऐसे टीचर में से नहीं है कि कह दें नहीं भैया आप नहीं आता तो भी आप सीख जाओगे, बाद में जाके हम आधे घंटे 1 घंटे बाद आपसे कहें नहीं अब आपको नहीं आएगा क्योंकि आपको इंटीग्रेशन नहीं आता। तो पहली बात है कि अगर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस नहीं आते हैं तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में काफ़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि उसी से रिलेटेड है बेटा। बाकी ये चीज़ तो बना लेंगे, ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको अच्छा नॉलेज होना, या इसका मतलब एक बात का संकेत है कि आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है। यहाँ कह रहा है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e⁻x tan x यहाँ बेटा नहीं लिखा हुआ है, ये tan x ही है, tan x dx, और साथ में लिखा हुआ है 1 - e⁻x और यहाँ है हमारे पास sec² y और ये हमारा dy = 0। अब एक काम करें, यहाँ से क्या काम करना है, सबसे पहले dy/dx वाला फॉर्म आपको जनरेट करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए इसको उधर लेके जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - e⁻x इंटू में बेटा हमारे पास है sec² y और ये हमारे पास dy = यहाँ बेटा ध्यान से देखिएगा, यहाँ दिया तो नहीं था लेकिन हमारा जहाँ तक अनुमान है ये यहाँ y था, कितना था, y रहा होगा, क्या रहा होगा, y। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हमारे पास y हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा tan y हो जाएगा, ठीक। = में इसको उधर ले जाएंगे तो -e⁻x और ये हमारा बन जाएगा कितना, ये हमारा बन जाएगा tan y और ये हमारा बन जाएगा बेटा dx। अब एक काम करो बेटा, अब इनको अलग अलग कर दीजिए, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा sec² y dy अपॉन में कितना, अपॉन में बेटा tan y = माइनस में e⁻x अपॉन 1 - e⁻x और साथ में यहाँ हो जाएगा आपके पास dx, ठीक है। ये वाला डिनोमिनेटर में आ गया और इधर tan डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आपका काम होगा इसको इंटीग्रेट करना। क्या करना, इसको इंटीग्रेट करना। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखिए। tan y को अगर आप थोड़ी देर के लिए t मान लें, क्या मान लें, t, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, sec² y dy = dt होगा कि नहीं होगा, बोलो, बात समझ में आई बेटा। ये हमने इंटीग्रेट किया बाई सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके, बाई सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके। सिमिलरली अगर 1 - e⁻x को हम थोड़ी देर के लिए p मान लें तो -e⁻x dx किससे रिप्लेस हो जाएगा बेटा, dp से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं।
तो ये हमारे पास हो जाएगा dt बाई में t इंटीग्रेशन का साइन इक्वल्स टू यहाँ हमारे पास हो जाएगा बेटा dp अपॉन में p। अब इसका इंटीग्रेशन आप सबको पता है, ये log t इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा log p और साथ में यहाँ हम लिख देंगे बेटा log c। अब एक काम करिए, log का बेसिक रूल जो है उसको अप्लाई कर दीजिए। तो ये हमारे पास log t इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, log बेटा pc, इस log से ये log क्या हो जाएगा कैंसिल। अब t की वैल्यू वापस रख देंगे, t की वैल्यू कितनी थी, t किसको माना था बेटा, tan y को माना गया था, इक्वल्स टू p मतलब 1 माइनस ई की पावर x इंटू सी हमारे पास एज इट इज रहेगा। अगर अब यहाँ से tan को हटाना चाहेंगे तो y इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर x इंटू में c। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहले प्रॉब्लम को आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी उनको ब्रेक डाउन करना है dy बाई डी एक्स, यानी y वाले टर्म dy के साथ और x वाले टर्म dx के तरफ पहुंचाना है। उसके बाद आपको सिंपल इंटीग्रेशन का यूज करना है, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है, बोर्ड में आया हुआ प्रॉब्लम है। कह रहा है एट एनी पॉइंट p के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, y of a curve, the slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining the point, जो आपके पास कॉन्टेक्ट दिया है, to the point this। ठीक है, जो कर्व का स्लोप है क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई एक कर्व है और इस कर्व पर क्या ड्रॉ किया गया, टेंजेंट। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है, तो पहले इसके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए x, y, और यहाँ से कह रहा है स्लोप, जो एक और ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट, इसका नाम क्यों रख लेते हैं, -4,3 का क्या है, डबल है। अगर टेंजेंट का जो भी स्लोप है वो इसके कितना है बेटा, डबल लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले स्लोप की बात करते हैं। टेंजेंट का स्लोप हम लोग किससे दिखाते हैं, स्लोप का हमारे पास जो फॉर्म होता है वो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा y, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास y प्लस का 3 आएगा अपॉन में हो जाएगा x प्लस का 4। और यही स्लोप किसके, ट्वाइस ऑफ द, यही तो बोला है, देखिए जरा यहाँ बोला है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो टेंजेंट का स्लोप है, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। क्या होता है, dy बाई इज ट्वाइस ऑफ दिस, इसका डबल है, तो इसका मतलब इसको हम लोग डबल कर देंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम y प्लस 3 अपॉन में x प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक और उसके बाद कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासिस थ्रू द पॉइंट -2,1। उसके बाद कह रहा है आप कर्व की इक्वेशन बताइए जब कर्व तुम्हारा -2,1 से पास करता है। चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम, डी वाई अपॉन में कितना लिखना चाहिए, y प्लस 3 लिख देना चाहिए डिनोमिनेटर में, इक्वल्स टू 2dx अपॉन में बेटा आ जाएगा x प्लस का 4। अब एक काम करिए, दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, एक काम करिए, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से हमको मिलेगा log कितना, y प्लस में 3 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम log x प्लस का 4 और साथ में आ जाएगा log c। बोलो ठीक, क्या इतनी बात समझ में आई? जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब बेटा क्योंकि ये कर्व कहाँ से पास कर रहा है, कर्व हमारा पास कर रहा है, ये जो आपने इक्वेशन बनाया है c हमको यहाँ से हटाना है, c की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी। तो एक काम ये भी कर सकते हो आप, पहले इस log को एक साथ लिख लें, तो ये हो जाएगा log y प्लस का 3 इक्वल्स टू, ये आपके पास पावर में चला जाएगा और ये आपके पास ऐसा हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू में आ जाएगा c। इस log से ये log कैंसिल होगा, तो y प्लस का 3 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा x प्लस का 4 का होल स्क्वायर इंटू में आएगा आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट c आ जाएगा। ठीक,
अब जो ये कर्व है वो कहाँ से पास कर रहा है, द कर्व इज पासिस थ्रू द पॉइंट -2, 1 से, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। चलिए सेटिस्फाई कराइए और सी यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। तो जैसे ही हम ये काम करेंगे, यहाँ लिखिए पुट x इक्वल्स टू बेटा -2 एंड y इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपके पास 4 हो जाएगा, ये c इंटू -2, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल होगा तो c की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। अब उठा के यहाँ पर हम लोग रख देंगे, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं और यहाँ से हमारे पास फर्स्ट आई थी, ठीक है। इस यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या करो, यहाँ पे c उठा के रखोगे तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, x + 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y + 3। यही आपकी क्या होगी, कर्व की इक्वेशन हो जाएगी। यही हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ द कर्व होगा। यही हमारा क्या होगा बच्चा, इक्वेशन ऑफ द कर्व हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ? ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। एक यहाँ पे प्रॉब्लम दिया है, ये बोर्ड में पूछा गया प्रॉब्लम है। कह रहा है कि सोन बिलो इन अ कर्व, इस कर्व में जरा ध्यान से देखिएगा, एक L1 इज द टेंजेंट टू एनी पॉइंट x, 1। यहाँ पे कोई एक पॉइंट L1 दिया हुआ है, लाइन दिया है जो कि क्या है, इस कर्व पे टेंजेंट का काम कर रहा है एट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बेटा x, y, ठीक है ना। ये हमारा x है और ये हमारा y दिया हुआ है। ओके, फिर आपसे कह रहा है कि जो L2 है, L2 इज द लाइन दैट कनेक्ट पॉइंट x, y टू द ओरिजिन। ये हमारे पास एक और पॉइंट है, ओरिजिन है, और एक और लाइन है जो कि कनेक्ट की जा रही है जिसका नाम L2 है। वो कनेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P से और ओरिजिन से, ठीक है। द स्लोप L1 इज 1/3 ऑफ द स्लोप L2। तो जो L1 का स्लोप है, तो स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, dy/dx ही तो लिखा जाएगा। कह रहा है कि यहाँ पे स्लोप ऑफ L1 इज 1/3, स्लोप ऑफ L1 इज 1/3, 1/3 है किसका, स्लोप ऑफ L2 का। तो L2 का स्लोप कैसे निकलेगा, तो यहाँ पहले निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ लाइन L2 इक्वल्स टू कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे ये x1 का काम करेगा, ये y1 का, और ये x2 और y2 का। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास y/x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन, स्लोप ऑफ L1 यहाँ लिख लीजिए, स्लोप ऑफ L1 इज 1/3, 1/3 ऑफ स्लोप ऑफ L2। L2 के स्लोप का 1/3 है कौन, L1 का स्लोप। तो लिख लीजिए स्लोप ऑफ L1 की वैल्यू कितनी है, dy/dx, इसका कितना 1/3 y/x। अब एक काम करिए, y यहाँ भेज दीजिए, तो dy/y इक्वल्स टू हमारे पास 1/3 dx/x हो जाएगा। अब क्या काम करिए, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दे। क्या काम करें बच्चा, इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग। तो जैसे ही हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमको रिजल्ट मिलेगा log y इक्वल्स टू 1/3 log x प्लस में log c आ जाएगा, ठीक है, log c आ जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो log y इक्वल्स टू log हमारे पास आएगा बेटा x की पावर 1/3 इंटू में c, log से log कैंसिल, तो y इक्वल्स टू c x की पावर 1/3 मिलेगा। बोलो ठीक है, ये हमारी कर्व की इक्वेशन आ गई। किसकी इक्वेशन आ गई, कर्व की इक्वेशन। आपसे पूछा है इक्वेशन ऑफ द कर्व आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया यानी इक्वेशन ऑफ द कर्व आ गया, वो कितना आ गया है, वो हमारे पास आया है y इक्वल्स टू c यानी आर्बिट्री कांस्टेंट x की पावर 1/3। यहाँ नोट लिख दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ द कर्व इक्वल्स टू, यहाँ मिला हमको y इक्वल्स टू c e की पावर x की पावर 1/3। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। क्लियर हो? तो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल कर्व तक पहुंचते हैं, ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बेसिकली। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। कह रहा है किसी बैंक में अगर कुछ अमाउंट आप जमा करते हो तो यानी कि जो भी प्रिंसिपल है, जो अमाउंट आप देते हो, तो कह रहा 5% एनुअल के रेट से वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर्स ₹2500, इसका मतलब 2500 रुपये क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, डबल हो जाएगा। वो आपको टाइम कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मान लीजिएगा जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, क्या मान लेंगे, लेट यहाँ पे लिखिएगा प्रिंसिपल, जो हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है B, उसकी वैल्यू हम P मान ले रहे हैं। कितना मान ले रहे बेटा, वो हमारा P है। ठीक है ना, तो लिखने का क्या तरीका होगा, वो होगा हमारे पास dP बाई में dt इक्वल्स टू, क्या कह रहा है, प्रिंसिपल कितने रेट से बढ़ रहा है, 5% ऑफ प्रिंसिपल, यही तो लिखा जाएगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, dP बाई dt इक्वल्स टू हो जाएगा 5 बाई में 100 इंटू में P आ जाएगा बेटा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से dP बाई में हम इधर P भेज दे रहे हैं और इधर आ जाएगा 1/20 इंटू में हमारा dt हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो ज़रा इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे जब, तो ये आपको दिखेगा log P विथ बेस में E हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ से आपके पास आएगा कितना, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन हमारा t होगा, तो ये हमारा हो जाएगा t बाई में 20 और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट दैट मीन्स c आ जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब उसने बोला है कि कितने टाइम के बाद ये क्या होगा, डबल हो जाएगा, कितने टाइम के बाद ये डबल होगा। तो पहले यहाँ पे हम p निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे बेटा, p कैसे निकालेंगे, देखिए लॉग को हटाएंगे, तो अगर लॉग हटाएंगे तो जो लॉग का बेस होगा वो इस साइड चला जाएगा, तो e की पावर में आ जाएगा t बाई में 20 और प्लस में c। ठीक है, यही तो कहानी है, ये आपके पास आ गया इक्वेशन। ठीक है, अब उसने कहा है इनिशियली में, यानी कि जब टाइम t इक्वल्स टू 0 ईयर था तो आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, तो p की वैल्यू आपके पास थी 2500 रुपये। कितनी थी, आपने जब इन्वेस्ट किया था, यानी इन्वेस्टमेंट के टाइम, यानी टाइम तो 0 ही होगा, तो हो गया 2500, यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2500 इक्वल्स टू ई की पावर 0/20 और प्लस में आपके पास c आ जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2500 इक्वल्स टू ई की पावर c। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये हमारा क्या मिल गया, ई की पावर c हमारे पास आ चुका है। ठीक, वापस से यहाँ रख देंगे हम लोग, तो p इक्वल्स टू आ जाएगा ई की पावर t/20, और ये क्योंकि प्लस के साथ है इसको तोड़कर ऐसा लिखा जा सकता है, ई की पावर c लिखा जा सकता है। अब यहाँ c की वैल्यू वापस से आप रख दीजिएगा, तो जैसे ही यहाँ रखेंगे तो p इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 2500 और e की पावर t बाई में 20 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, वैल्यू रख दिया बेटा e की पावर c का, इसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से उठा के रख दिया है। ठीक, अब कह रहा है कि अमाउंट डबल हो जाएगा कितने टाइम में, यानी आपको टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले p की क्या हो रहा है, जो आपका अमाउंट है वो डबल हो रहा है, तो p की जगह हम लोग लिख लेंगे 5000, यानी डबल हो जाएगा उसका, इक्वल्स टू 2500 और e की पावर t बाई, यही तो टाइम हमें कैलकुलेट करना है, यही तो टाइम हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ दिखेगा 2 इक्वल्स टू ई की पावर t/20। अब बेटा लॉग ले लीजिए, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग यहाँ लिखेंगे बेटा टेकिंग लॉग विथ बेस ई, विथ बेस कितना बेटा, बेस में हम लोग ई रखेंगे ईच साइड। ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है, ईच साइड। अगर लॉग ले रहे हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा लॉग 2 विथ बेस ई इक्वल्स टू t/20 हो जाएगा, और t की वैल्यू यानी कि 20 log 2, इतने साल के बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा। इतने साल के बाद आपका पैसा, जो आपका प्रिंसिपल था, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 2500 2500 रुपये था, वो इतने टाइम के बाद वो 5000 हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन देख लीजिएगा ध्यान से, इस तरह के बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा, आराम से देखिएगा एक एक स्टेप, और इसको ज़रूर कॉपी करिएगा, प्रॉब्लम को देखिएगा फिर इसको कॉपी करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं बेटा, इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम की। इसी तरीके का एक और प्रॉब्लम है,
कह रहा है इन कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज कितना 1 लाख, ठीक, किसी समय में वो बता रहा है कि 1 लाख बैक्टीरिया है। द नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 10% इन 2 आवर, 2 घंटे में 10% की वृद्धि यानी कि इंक्रीज हो जाते हैं। जो भी बैक्टीरिया थे वो 2 घंटे में कितना परसेंट बढ़ रहे हैं बेटा, वो 10% की रेट से बढ़ रहा है। इन हाउ मेनी आवर विल द काउंट रीच 2 लाख, यानी कि डबल हो जाएगा, कितने घंटे में क्या हो जाएगा, 1 लाख से ये 2 लाख में पहुंच जाएगा। इफ द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, यहाँ पे एक चीज बोला गया है, रेट ऑफ द ग्रोथ जो है बैक्टीरिया के बढ़ने का जो रेट है वो प्रेजेंट बैक्टीरिया के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, यहाँ मान लेंगे सबसे पहले बेटा हम लोग क्या मानेंगे, देखिए क्या मान रहे हैं, यहाँ पे लिखिए लेट द नंबर, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेजेंट, ठीक है ना, जो अभी आपके पास है प्रेजेंट बैक्टीरिया, जो हमारे पास बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया इज वाई, कितना माना जा रहा है बेटा, वाई मानो, एक्स मानो, पी मानो, टी जो भी मानना हो मान लीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, डी वाई बाई डी टी, ये प्रपोर्शनल टू वाई के दिया हुआ था। कह रहा रेट ऑफ द ग्रोथ, वाई ही तो बढ़ रहा है, वाई की टोटल वैल्यू कितनी थी, 1000 है। अब उसने कहा है कि जितना भी वाई है यानी वो वाई अब बढ़ेगा, यानी 1 लाख है ना, 1 लाख क्या कर रहा है, बढ़ रहा है हर 2 घंटे में 10% के रेट से। तो हमने मान लिया कि भैया जो प्रेजेंट हमारे पास बैक्टीरिया की काउंट है, जो संख्या है वो वाई है। अब उनका ग्रोथ क्या होगा, डी वाई बाई डी टी होगा, क्या होगा, डी वाई बाई डी टी ही तो लिखा जाएगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर आपको हटाना है तो यहाँ पे आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसका नाम थोड़ी देर के लिए हम लोग के रख ले रहे हैं। क्या रख रहे हैं बेटा, के। अब क्या करिए, इसको थोड़ा इंटीग्रेट करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल सेपरेबल लगा दीजिए, तो डी वाई बाई यहाँ पे डी वाई अपॉन वाई हो जाएगा और ये आपके पास के डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो जैसे ही बेटा इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको आ जाएगा log y इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा के टी प्लस में आएगा आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट। के क्या है, के हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चा। अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ y आप लिखना चाहें तो y इक्वल्स टू ई की पावर आ जाएगा के टी प्लस में c आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू रखिए, चलिए t इक्वल्स टू 0 पर जो आपके पास y है वो कितना है, वो आपके पास 1 लाख है, ऐसा ही कुछ बोला गया था। कितना है बेटा, 1 लाख है, ठीक है, ये आपके पास 1 लाख है। चलिए रखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास 1 लाख और ये आपके पास 1 लाख इक्वल्स टू ई की पावर 0 और साथ में प्लस में c आएगा, यानी ई की पावर जो c आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 लाख। बोलो ठीक है, इसको आप सेकेंड इक्वेशन बोल दीजिए यहीं पे, क्योंकि वापस हमें रखना होगा, ठीक, यहीं पे हमें वापस रखना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको रख दीजिए, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास कितना, e की पावर, ये हमारा हो जाएगा e की पावर के टी और साथ में हमारे पास आ जाएगा कितना बेटा, 1 लाख। अच्छा ठीक है सर, ये सारी कहानी आ गई आपके पास। और क्या दिया हुआ है, अब उसने कहा है कि हर 2 घंटे में 10% का इंक्रीमेंट होता है, हर 2 घंटे में 10% का क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है ना, बैक्टीरिया बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं इस बात को, ठीक है बेटा। अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहें, अगर सी को डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, अगर आप सी को यहाँ से डायरेक्टली लिखना चाहें तो सी को और क्या लिख सकते हैं, सी को इक्वल्स टू आप लिख सकते हो बेटा कितना, लॉग में 1 लाख, कितना लिख सकते हो बेटा, 1 लाख, ऐसे भी आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक चीज़ स्टार्टिंग में बोला गया था कि वो 10% बढ़ता है 2 घंटे में, ठीक है। तो इसका मतलब जो t की वैल्यू 2r होगी, कितनी होगी बेटा, 2r होगी, तो जो आपके पास टोटल बैक्टीरिया की संख्या होगी वो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,10,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चा, 1,10,000। अब इसको रख के हम लोग k कैलकुलेट करेंगे। सर क्यों दिया था, ये बेटा k को कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ था। तो ये आपके पास हो जाएगा 1,10,000 इक्वल्स टू ई की पावर 2k, ई की पावर 2k इंटू में कितना हमारे पास है, इंटू में हमारे पास है 1 लाख,
ठीक है। तो 4 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास e की पावर 2k इक्वल्स टू कितना बचेगा, ये आपके पास 11/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा, 11/10 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आया e की पावर 2k। अगर इसे आप लॉग में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा k इक्वल्स टू 1/2 लॉग कितना बेटा, 11/10 आ जाएगा। ये भी आपके काम का इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब सारा डेटा उठा के ऊपर रख दीजिए, के की भी वैल्यू रखिए और बाकी चीज़ें भी। ठीक है, चाहे यहाँ पे आप वापस से रख दीजिए, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। चलिए इधर वाला पार्ट हटा दें बेटा, क्लियर हुआ, समझ में आया। जो कुछ दिया था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने पहले बना लिया। उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया के प्रपोर्शनल में रेट ऑफ ग्रोथ दिया था, तो रेट ऑफ ग्रोथ तो dy/dt हो जाएगा, जितना y है वही तो ग्रो करेगा, वही तो रेट ऑफ ग्रोथ यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में उसी का तो डिफ्रेंशिएशन होगा। तो dy/dt इज प्रोपोर्शनल टू y कर दिया। उसके बाद बेटा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमें इक्वल्स की कांस्टेंट की ज़रूरत होगी, वो हमने लिखा। उसके बाद गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने सारी चीज़ अरेंज किया। हटाएं इसको बेटा, ठीक है। इतना पार्ट थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट अभी ऐसे एज इट इज रहने दे रहे हैं बेटा, ये हट गया और ये हमारे पास सी तो ऑलरेडी आ चुका था। चलिए इक्वेशंस को फिर से हम लोग लिखें। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास log y, इसको एज इट इज अभी रहने दी जाए। log y इक्वल्स टू हमारे पास k कितना आया है, k हमारे पास 1/2 log कितना है बेटा, log 11/10 आया था, इनटू में t, और प्लस में अगर c की बात करेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा log 1 लाख। कितना हो जाएगा बेटा, 1 लाख, ठीक है ना। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने बनाया हुआ है। अब उसने कहा कि ये कितना हो जाता है, कितने टाइम के बाद, कितने घंटे के बाद ये क्या हो जाएगा, कितने घंटे के बाद, यानी हमें टी कैलकुलेट करना है। टी कैलकुलेट करना है, जो वाई है वो कितना हो जा रहा है, 2 लाख हो जा रहा है, ठीक है ना। यही तो बात है, वही तो पूछ रहा है। तो यहाँ लिख लीजिए लॉग 2 लाख कितने टाइम में हो रहा है हमें पता नहीं है, तो हम मान लेंगे कि वो हमारा कितने टाइम में हो रहा है बेटा, वो टी टाइम में हो रहा है। कितने टाइम में बेटा, और इधर कितना है, log 1 लाख, ठीक है ना। अब इसको इधर ट्रांसफ़र करिए, इधर इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा log 2 लाख, माइनस में आ जाएगा आपके पास कितना, माइनस में log 1 लाख बेटा, ये आपके पास आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा कितना, 1 लाख हो जाएगा, और इक्वल्स टू 1/2 log के साथ क्या आएगा, 11/10, 11 में कितना आ जाएगा, 11 में हमारा 10 इंटू में टी। अब इसको सॉल्व करना तो आसान है, ये हमारे पास log m माइनस log n का फॉर्म बना लेगा। log m माइनस log n का फॉर्म आप लोग सभी जानते हो, log m/n हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं log 2, क्या मिलेगा, log 2 इक्वल्स टू 1/2 और log के साथ क्या, 11/10 इंटू में टी। तो यहाँ से t कितना आ गया, t हमारे पास बेटा अगर ध्यान से करेंगे तो 2 log, और ये हमारे पास आएगा 2 होल अपॉन log 11/10 आ जाएगा। और यही आपका फाइनल आंसर होगा, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इतने टाइम के बाद बैक्टीरिया की जो संख्या है वो 1 लाख से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 2 लाख पहुंच जाएगी इतने घंटे के बाद, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चा, ओके। चलिए हटा दें इस पार्ट को, नोट करना तो आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये आपको प्रॉब्लम दिख रहा होगा यहाँ, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, इसको मैं वापस से लिख दे रहा हूँ। ये है एक्स वाई और ये है dy/dx इक्वल्स टू एक्स प्लस में 2 इंटू में बेटा लिखा है y+2, और आपसे कह रहा फाइंड द सोल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1। आपको कर्व की इक्वेशन बताना है जब ये 1, -1 से पास होता है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ लिखिए y के साथ y वाले टर्म आएंगे, यानी y+2 हो जाएगा, और ये हमारा dy रहेगा, और साथ में यहाँ x+2 और डिवाइडेड बाई बेटा x, और ये हमारा हो जाएगा dx। अब एक काम करिए बेटा, अब आपको सिर्फ इंटीग्रेशन ही करना है, तो दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे यहाँ इंटीग्रेट करेंगे क्या दिखेगा आपको, यहाँ दिखने वाला है y/y+2। तो एक काम करो,
आप 2 ऊपर ऐड कर दो और बेटा 2 को सब्ट्रैक्ट करो और अलग अलग डिवाइड कर दो। क्या कर दो? अलग अलग इनको डिवाइड कर दो, जैसा कि हम लोग इंडेफिनिट वाले पार्ट में करते आए हैं। और इधर भी क्या करना है? डिवाइड अलग अलग ही करना है बेटा। तो ये भी क्या हो जाएगा? इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ क्या दिखेगा? इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 2 दिखने लगेगा। और ये डी वाई इक्वल्स टू, यहाँ आपको दिखेगा x बाई एक्स कट जाएगा, 1 प्लस 2 बाई एक्स और ये साथ में dx आ जाएगा। बोलो ठीक है। अब इंटीग्रेट कर लीजिए बेटा। सिंपल इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। 1 का इंटीग्रेशन डी वाई के रिस्पेक्ट में y होगा और यहाँ पे माइनस में 2 लॉग और ये हो जाएगा y प्लस का 2। ओके, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 लॉग में कितना आ जाएगा x, और एक कांस्टेंट है वो जो कि आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो सिंपली उसको आप c से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे log c लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ आप c लिख दीजिए। ठीक। अब कह रहा है कि जो ये कर्व है, जो आपने ये इक्वेशंस बनाई हुई है कर्व की, ये 1, -1 से पास होता है। तो चलिए आप यहाँ पे रख दीजिए 1, 1। तो 1, -1 जैसे ही रखेंगे, y की जगह आपको, x की जगह आपको 1 रखना है और y की जगह आपको -1, तो रखिए। तो -1 माइनस का 2 और log, और यहाँ आ जाएगा आपके पास -1 प्लस का 2। तो देखिए यहाँ पे y की वैल्यू -1 रखा, x की वैल्यू हमें 1 रखनी है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 log में कितना आ जाएगा 1 और साथ में c आ जाएगा। अच्छा, ये तो हमारा -1 रहेगा और ये हमारा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो गया 0 इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर भी ये हो जाएगा आपका 0 प्लस में c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई। इसी c को उठा के कहाँ रख देंगे? यहाँ पे रख दीजिएगा, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या सर हम log वाले को एक साथ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो आप बेटा। इस log को उस साइड ले जाइए और log वाली प्रॉपर्टी के साथ इनको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सॉल्व करने का तरीका यही था, बाकी इसमें अभी कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा और कैलकुलेशन यानी कि सिंप्लीफिकेशन आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया है, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन बताना है और हमारे पास इन्फॉर्मेशन दिया है 1 प्लस ई की पावर 2x, और साथ में क्या दिया है? साथ में हमारा dy है और प्लस में 1 प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ e की पावर x dx दिया हुआ है, और ये सब इक्वल्स टू 0 है। आपको बताना है सोल्यूशन व्हेन y इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया व्हेन x इक्वल्स टू 0, तब y की वैल्यू हमको यूज करनी है 1 के बराबर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हमें जहाँ dy है वहाँ पे y वाले टर्म रखने हैं, और जहाँ हमें dx है वहाँ पे x वाले टर्म रखने हैं। चलिए रख लेते हैं, इस सबको उधर भेज दो। तो ये आपके पास 1 प्लस ई की पावर 2x, और साथ में क्या आएगा? dy आ जाएगा, और माइनस में हमारे पास होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x, और ये हमारा dx हो जाएगा। अब इन्हों अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन में कितना? 1 प्लस का वाई स्क्वायर दिखेगा, और इधर आपके पास आ जाएगा माइनस ई की पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई की पावर 2x, और ये हमारा हो जाएगा बेटा क्या? ये हमारे पास हो जाएगा dx। अब बेटा ये जो आपके पास इक्वेशंस आया है, इसको करना है आपको इंटीग्रेट। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पाएंगे कि ये तो सीधा सीधा tan इनवर्स y है। ये क्या है? tan इनवर्स y है। बट यहाँ पे आपको ऐसा नहीं दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा आपको अरेंज करना पड़ेगा। माइनस ई की पावर x अपॉन, इसको आप लिख सकते हैं ई की पावर x का होल स्क्वायर, और ये dx। अब आप क्या करिए? अब बेटा लेट कर लीजिए, यहाँ पे कुछ मान लीजिए। क्या मान रहे हैं ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पे मान रहे हैं लेट ई की पावर x इक्वल्स टू टी, तो ई की पावर x dx भी किसके बराबर हो जाएगा? dt के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आया tan इनवर्स y इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन में 1 प्लस का t स्क्वायर, और इसको आप अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये आपको दिखेगा माइनस में tan इनवर्स t और प्लस में 7 का c आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अब एक काम कर सकते हो, आप इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा tan इनवर्स ऑफ y प्लस में tan इनवर्स ऑफ t इक्वल्स टू c। इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो ये आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस टी अपॉन में 1 माइनस वाई टी,
और इधर बेटा सी लिखा जा सकता है। बोलो ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इस टेन इनवर्स को आप राइट साइड में शिफ्ट करें तो यहाँ से y प्लस में टी का मतलब क्या है, e की पावर x है, अपॉन में 1 माइनस वाई ई की पावर x इक्वल्स टू टेन सी आ जाएगा। c मतलब कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। नहीं, अभी भी कुछ पूछा गया है क्या? हाँ बिल्कुल पूछा है। यहाँ दिया हुआ है x 0 रखना है और y की वैल्यू 1 रखनी है। x 0 रखना है और y की वैल्यू 1। तो अगर ऐसा रखेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा और इसका मतलब c की वैल्यू π/2 हो जाएगी। c कितना हो जाएगा, ये देखो tan c इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। tan c किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये हो गया y प्लस ई की पावर x अपॉन में 1 माइनस वाई ई की पावर x इक्वल्स टू 1/0 किसके बराबर, 1/0 के बराबर हो जाएगा। तो ये 0 के बराबर चला जाएगा तो आपको क्या दिखेगा बेटा, तो आपको 1 माइनस वाई ई की पावर x इक्वल्स टू 0 यानी y ई की पावर x इक्वल्स टू 1 आएगा। यानी कि यहाँ से हमें y इक्वल्स टू 1 अपॉन ई की पावर x दिखेगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें आर्बिट्री कांस्टेंट जो है उसको भी हटाना पड़ेगा क्योंकि हमारा कैसा सोल्यूशन है, हमें सोल्यूशन वाला कौन सा चाहिए, पर्टिकुलर सोल्यूशन हमको चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम है तो इसको आप कर लीजिएगा। बहुत आसान प्रॉब्लम है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बस एक काम करिएगा, यहाँ y वाले टर्म को क्लब कर लीजिएगा, फिर आप देखेंगे नॉर्मल सा लीनियर फैक्टर आएगा। dy को y की तरफ भेज दीजिएगा और dx को x की तरफ भेज के इंटीग्रेट कर दीजिएगा। ओके, चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम बेटा देखते हैं। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये, आपका केस बेस स्टडी का प्रॉब्लम है। ध्यान से पढ़ेंगे तभी इस टाइप के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चे पूछते हैं कि कहाँ से पूछा जा सकता है केस बेस स्टडी। जो हमारे पास केस स्टडी वाले प्रॉब्लम होते हैं कहाँ से पूछे जा सकते हैं सर, किस चैप्टर से आ सकता है? तो देखिए बेटा, पूछने को तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से भी पूछ सकता है, एओडी से पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी का तो पार्ट फिक्स है। ठीक है, तो देखिए समझिए, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। एज पर द न्यूटन लॉ ऑफ द कूलिंग द रेट एट विच द ऑब्जेक्ट कूल इज गिवन बाय द फॉलोइंग। ये आपके पास एक डेटा दे रखा है। डेटा जो दिया है उसको मैं लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ दिया है डी थीटा बाई में डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में कूलिंग हो रहा है के, और यहाँ पे थीटा माइनस का ये थीटा एस मतलब सराउंडिंग का। ठीक है ना, सराउंडिंग का वो आपके पास टेम्परेचर की बात कर रहा है। वेयर थीटा इक्वल्स टू थीटा टी द टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग ऑब्जेक्ट एट टाइम टी, थीटा एस इसके बारे में दिया टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, वो सारी कहानी। राइट द ऑर्डर, पहला पार्ट जो पूछा गया है, राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू के इंटू थीटा माइनस थीटा एस दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर बात करें तो इसका कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, 1 बार। तो ऑर्डर भी कितना हो गया 1, और इसकी होल पावर कितनी है बेटा 1 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी, इसकी डिग्री भी आपकी 1 हो जाएगी। इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों कितना है, 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब इसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। चलिए सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ये पार्ट हटा दे बेटा, नहीं बगल में कर देते हैं। ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है डी थीटा बाई में डी टी इक्वल्स टू के इंटू थीटा माइनस थीटा एस दे रखा है। इसको नीचे भेजिए तो डी थीटा अपॉन में थीटा माइनस थीटा एस सराउंडिंग का जो भी टेम्परेचर होगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये के डी टी हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग थीटा माइनस थीटा एस इक्वल्स टू आ जाएगा के टी प्लस में सी आ जाएगा। बोलो ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन। अब एक काम करिए, यहाँ लॉग को हटा दीजिए। लॉग को हटाएंगे तो जैसे ही लॉग को हटाएंगे तो थीटा माइनस का थीटा एस इक्वल्स टू ई की पावर के टी प्लस में सी दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा एक माइनस भी चल रहा था, यहाँ पे माइनस दिया हुआ तो ये बेटा माइनस लगा दीजिएगा, ये माइनस हो गया। तो यहाँ पर भी हमें माइनस, ये माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, माइनस छूट रहा था। अब इस थीटा एस को उधर भेज दीजिए क्योंकि कांस्टेंट होगा। ई की पावर माइनस के टी प्लस के साथ सी और प्लस में ये थीटा एस आ जाएगा। ये आपका आ गया सोल्यूशन।
कैसा सोल्यूशन है, इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है c, तो इसका मतलब ये हमारा एक जनरल सोल्यूशन है। तो यहाँ पे हमसे जनरल सोल्यूशन की ही बात किया था, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जनरल सोल्यूशन यानी सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। बोलो ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन यानी ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट में कहा है कि आपको थीटा जो है वो थीटा नॉट के बराबर रखना है और साथ में टाइम की वैल्यू 0 रखना है, देन पर्टिकुलर सोल्यूशन बताना है। ठीक है, जो आपके पास थीटा है वो थीटा नॉट यानी कि थीटा सराउंडिंग जो है उसके बराबर रख दीजिएगा। क्लियर हो गया, थीटा नॉट थीटा एस वही बात बोला गया है, उसके बराबर रख के और t की वैल्यू 0 रखिएगा तो आपके पास e की पावर c कैलकुलेट हो जाएगा। ये पार्ट आपको करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन आपको निकालना होगा। ठीक है, क्लियर है बेटा, निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना है, t की वैल्यू 0 रखने का और थीटा की जगह थीटा नॉट या थीटा एस जो भी उसने दिया हुआ है वो आप रख दीजिएगा। सॉल्व कर लिए, e की पावर c आपके पास आ जाएगा। अब हम लास्ट वाला पार्ट करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट में क्या कहा गया है, इसको हटा दें। ठीक है, लास्ट पार्ट में कहा गया है कि अगर आपके पास फाइंड द रेट ऑफ कूलिंग द ऑब्जेक्ट, क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ द कूलिंग कह रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सारी कहानी दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 50 डिग्री दिया है, कांस्टेंट 3/25 और सराउंडिंग का दिया है 25। ठीक है ना, चलिए थीटा की वैल्यू इसने बताया है कि वो 50 डिग्री है बेटा, थीटा एस की वैल्यू बता रहा है 25 है और के की वैल्यू बता रहा है 3/25 है। तो आपसे कह रहा है रेट ऑफ द कूलिंग बताइए, क्या बताना है, रेट ऑफ द कूलिंग। तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस के और ये थीटा माइनस थीटा एस दिया है, यही तो दिया है। तो यानी आपको बताना क्या है, डी थीटा बाई डी टी ही तो बताना है, माइनस का 3/25 और ब्रेकेट में भी कितना आ जाएगा, 50 में से 25 जाएगा तो 25 ही आएगा। इस 25 से ये 25 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपके पास जो कूलिंग रेट आया वो कितना आ गया, माइनस का 3 आया। कितना आया बेटा, तो माइनस का 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी दिया होगा इस तरह से आपके पास पर आर 3 माइनस का 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर, इस तरह से आपका कूलिंग होगा, माइनस के साथ है, याद रखना। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन हमने कर लिया हुआ है। तो इस तरह का आपके पास जो आता है वो केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है और उसकी डिग्री कैसी होनी चाहिए, ये सब सीखा है। साथ में डिग्री, ऑर्डर और बेटा आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होते हैं और उसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर किया। साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, जिसमें हमने पहला तरीका यानी वेरिएबल सेपरेबल मेथड को सीखा है और उस पर बेस्ड हमने काफ़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे होमोजीनियस क्या होता है बेटा, उसके लिए हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ में LDE यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन ये सारा काम हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया है। आप लोग पूरे अच्छे से पूरे ईमानदारी के साथ वीडियो को देखिएगा और आप पाएंगे कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन से डर लग रहा था, जो प्रॉब्लम फेस हो रहे थे आपके सामने, वो अब नहीं होंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद।